सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम इस विशेष एपिसोड को प्रसारित कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐलान के साथ नामांकन भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। दोनों ही महत्वपूर्ण राजनीतिक दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 16 में से 15 सीटों के संदर्भ में आमने सामने की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जहां सभी 16 शहरों के संदर्भ में महापौर के प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, वहीं रतलाम को छोड़कर कांग्रेस भी बाकी 15 सीटों के संदर्भ में प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आमने सामने की तस्वीर स्पष्ट है तो इसके बाद क्या कुछ घटित होने वाला है उस पर हम बात करें, समझने की कोशिश करें कि एक लंबे अंतराल के बाद जो नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं वहां पे समीकरण क्या बैठने जा रहे हैं। ये महज नगरीय निकाय के चुनाव नहीं है, साथ में पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं और राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना यह है कि जो कुछ भी 2022 में नतीजा आएगा वो 2023 के आम चुनाव का संदेश होगा। तो इस लिहाज से दोनों ही राजनीतिक दल अपनी तरफ से कोई कोर कसर बाकी नहीं रख छोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने लीड ली थी महापौर प्रत्याशियों के संदर्भ में। उसने सबसे पहले महापौर पद के संदर्भ में 15 प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 3-4 चरणों के जगह अपने प्रत्याशी घोषित किए। पहले उसने 5 सीटों के संदर्भ में निकाला, फिर बाकी बची हुई सीटों के संदर्भ में घोषित किया और आखिरी में ग्वालियर की सीट का निर्णय कर पाए। लेकिन अब जब स्थिति साफ है तो हम चरणबद्ध तरीके से इलाकेवार समझने की कोशिश करेंगे कहाँ कुछ होने वाला है, क्या कुछ समीकरण बैठने वाला है। तो इस संदर्भ में सबसे पहले हम रुख करेंगे विंध्य क्षेत्र की ओर। विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत 3 शहर ऐसे हैं जहां पर महापौर का चुनाव जनता के द्वारा किया जाना है। पहला रीवा, दूसरा सतना और तीसरा सिंगरौली। रीवा जहां संभागीय मुख्यालय है, भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से रीवा क्षेत्र में काफ़ी बढ़त पर रहती है। पुराना समाजवादियों का गढ़ रहा है, समाजवादी आंदोलन यहीं फला फूला है, लेकिन अब समाजवादी अतीत की बात हो गई है। कांग्रेस को यहाँ पर अपना वजूद बनाए रखने के लिए खासी चुनौती का सामना करना पड़ता है। 2018 में विंध्य ही वो क्षेत्र था जिसने भारतीय जनता पार्टी को सांसें देकर रखी। अगर आज भारतीय जनता पार्टी एक उलटफेर के साथ मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज है तो उसका एक बड़ा कारण विंध्य क्षेत्र में उसे मिली हुई सफलता थी। विंध्य ने उसे इतनी सीटें दी जिसके चलते शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये बोल पाए कि देखो जनता ने हमें हराया नहीं है और ऐसा नहीं हराया जैसे कांग्रेस को जिता दिया हो। तो ये बात कहने की कहानी विंध्य से बनी थी। तो नगरीय निकाय चुनाव में विंध्य क्षेत्र की कहानी क्या बनेगी, इसी पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध नेता, संघर्षशील नेता शंकरलाल तिवारी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस कविता पांडे जी हैं और साथ ही विंध्य क्षेत्र की राजनीति को बहुत नजदीकी से जानने बूझने वाले वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले थोड़ी तस्वीर को लेकर बात कर लेते हैं। 3 सीटें सतना से अगर शुरुआत करते हैं तो सतना से भारतीय जनता पार्टी ने पुराने संघ परिवार से जुड़े हुए शंकर प्रसाद ताम्रकार जी के बेटे योगेश ताम्रकार को प्रत्याशी बनाया है। योगेश ताम्रकार किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जाने माने उद्योगपति हैं, संघ के प्रबुद्ध कार्यकर्ता हैं, विंध्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रहे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हैं। तो कुल मिलाकर उनको मैदान में उतारा है, ये संघ की पसंद के तौर पर जाहिर हुआ है। उनके मुकाबले में जो सिद्धार्थ कुशवाहा हैं, उनके पिता ने कमाल किया था 1996 के चुनाव में। उनका नाम सुखलाल कुशवाहा था। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को उन्होंने शिकस्त देकर इतिहास रच दिया था सतना के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। अर्जुन सिंह और वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ये दोनों सुखलाल कुशवाहा के हाथों हारे थे 1996 में। उनके बेटे ने सिद्धार्थ कुशवाहा अभी सतना के विधायक हैं। पार्टी ने एक बार फिर उन्हीं पर भरोसा जताया है और उन्हें महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है। वहीं रीवा के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो रीवा में एक बार फिर अपना प्रभाव दिखाने में सफल रहे पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला और उनकी पसंद को मोहर मिली प्रमोद व्यास की उम्मीदवारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी से। सामने में अजय मिश्रा हैं, पुराने कांग्रेसी परिवार से जुड़े हुए, उनके दादा 2 बार विधायक रहे, वर्तमान में वह कांग्रेस पार्टी के सक्रिय नेता हैं, उन्हें मैदान में उतारा है। वहीं सिंगरौली के संदर्भ में बात करें, अनारक्षित सीट है, वहां से भारतीय जनता पार्टी से चंद्र प्रताप विश्वकर्मा और कांग्रेस पार्टी की ओर से अरविंद सिंह चंदेल है। ये कुल मिला के कहानी है। शुरुआत शंकरलाल तिवारी से करते हैं और शंकरलाल तिवारी से जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के होते हुए भी योगेश ताम्रकार प्रत्याशी बनाए गए। स्थानीय सांसद हैं गणेश सिंह, उनके बेटे बहुत नाराज हो गए। उन्हें लगा कि ये पार्टी किसी लायक रह नहीं गई है। उन्होंने पार्टी को अलविदा करने का ऐलान कर दिया।
रीवा के संदर्भ में समीकरण प्रबोध व्यास के हैं, वहां पर भी खटपट की खबरें हैं। थोड़ा शंकरलाल जी, आप अपने उम्मीदवारों के संदर्भ में कुछ कहना वहना चाहेंगे? मेरे कहना है कि जैसे सतना के बारे में आपने कहा जी कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता होने के बाद जी और योगेश ताम्रकार जी को महापौर का प्रत्याशी बनाया गया। आपने योगेश जी के परिचय में बताया कि वो माननीय शंकर प्रसाद जी के सुपुत्र हैं जी और एक व्यापारी हैं, और आपका तो सतना से व्यक्तिगत नाता है। जी सतना के बारे में जितना मैं जानता हूँ आप वहाँ बैठे बैठे रायपुर में भी जान रहे हैं। जी पर इसके बावजूद योगेश ताम्रकार भले भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति में 10 वर्ष पहले न रहे, जी पर पिछले कई वर्षों से योगेश ताम्रकार जी भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं जी और पार्टी ने उनको प्रदेश के संगठन का उपाध्यक्ष बनाया। जी इन परिस्थितियों में ये बात कहना तमाम कार्यकर्ताओं के होने के बाद ही लोकसभा का प्रत्याशी तय होता है, विधानसभा का प्रत्याशी तय होता है, महापौर का होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य कार्यकर्ता नहीं है जी पर पार्टी का एक निर्णय हो गया जी और वो जिस नाम पर हो गया जी वो हो गया। इसमें कोई वो नए आदमी है या पार्टी की विचारधारा के लिए नए हैं, पार्टी के प्रति उनका समर्पण नया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये टीम में कार्यकर्ताओं के बीच में भी कई वर्षों से वो काम कर रहे हैं और इसलिए मेरा सोच ये है कि सतना में जी एक सुयोग्य प्रत्याशी जी जो शहर के विकास की दृष्टि से अपना एक विजन और भारतीय जनता पार्टी की जो स्मार्ट सिटी की परिकल्पना है जी माननीय प्रधानमंत्री जी की, उस परिकल्पना को भी सतना स्मार्ट सिटी में शामिल है। अभी पिछले 4 वर्ष में प्रशासनिक तौर पर राज्य सरकार के तौर पर उसमें काफी काम किए गए हैं, पर यदि महापौर वहां रहेंगे और बीजेपी के महापौर होंगे और मेरी मान्यता है कि योगेश ताम्रकार जैसे समझदार व्यापारी उद्योगपति ये रहेंगे तो उस काम में भी गति आएगी। और देखिए, मेरा मैं नहीं सवाल इस सोचता बात को लेकर है शंकरलाल जी, सतना बड़ा संवेदनशील और प्रतिष्ठा का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इतना अच्छा काम बतौर विधायक आपने भी किया था, ऐसा लोग बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कमाल का काम किया है, ऐसा आप बोलते हैं। इसके बावजूद भी 3 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को खारिज करते हुए कांग्रेस को चुना। प्रतिबद्ध कार्यकर्ता होते हुए भी भाजपा का प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया। ऐसे में एक व्यापारी की छवि रखने वाले योगेश ताम्रकार के संदर्भ में जनता उन्हें पसंद करेगी, इसको लेकर संशय है। क्या कहते हैं? संशय गैर जरूरी है, संशय बेकार है। काम के आधार पर अगर जीतना होता तो भाजपा का प्रत्याशी 2018 में भी जीत लिया होता, जनता ने खारिज ही किया ना, तो इसलिए थोड़ा गंभीर मसला है। मेरा निवेदन है कि हर चुनाव के अलग अलग समीकरण हो जी और वो प्रत्याशियों के आधार पर होते हैं। जी विंध्य क्षेत्र को आप अच्छी तरीके से समझते हैं, जी कुछ बातें मर्यादा में रह करके मैं कह पाऊंगा। जी विंध्य क्षेत्र में जाति का रुझान और ये सारा कुछ अधिक रहता है। जी आप याद करें कि मध्य प्रदेश में पहली बार बीएसपी जी अकेले रीवा से लोकसभा का टिकट लेकर के और एक कार्यकर्ता जीता था जी और इस नाते अलग अलग चुनाव के अलग अलग समीकरण होते हैं और मुझे लग रहा है कि 3 वर्षों में जी वो चुनाव जीते हैं, ये सच है। जी और 3 वर्षों से 3.5 वर्षों से वो विधायक भी जो भी समय हो गया हो, पर उनका परफॉर्मेंस मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो मेरे प्रतिद्वंदी रहे। जी आप अपने संवाददाता से सर्वे करा ले, बहुत हम सर्वे करा ले, ये शंकरलाल जी का कहना है। लेकिन मेरे साथ में कविता पांडे जी हैं और शुरुआत हम सतना के संदर्भ में कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में 2018 के आम चुनाव में सफल रही थी कांग्रेस पार्टी। 3 साल बाद नगरीय निकाय चुनाव की जब बात आई, इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी में एक व्यक्ति और नहीं मिल सका जिसके संदर्भ में पार्टी भरोसा कर पाती कि हाँ, इस पर भी जनता विश्वास व्यक्त कर सकती है। जो विधायक था उसी को ही टिकट दे दिया। क्या अपने आप में ये हार का संकेत नहीं? क्या ये अपने आप में ही आत्मस्वीकार रोकती नहीं है कविता जी कि हाँ, हमारे पास और कोई बेहतर नाम नहीं है?
नतीजा सामने है। सईद अहमद जैसा पुराना कार्यकर्ता, पुराना नेता पार्टी को बाय बाय कह गया। क्या कहते हैं कविता जी, पहले ही कौर में मक्खी आ गई? परम आदरणीय शंकर लाल तिवारी जी, चाचा जी को मैं सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ। बड़े भैया जयराम शुक्ला जी और हमारे साथ इस पैनल में, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और मैं बहुत साफ गोई से ये बात कहना चाहती हूँ कि 2018 में भी सत्ता हमने शहर जीता था। सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू भाई शोषित, पीड़ित, दलित और सर्व समाज के नेता हैं, युवा हैं, और मैंने उनको 24 घंटे काम करते देखा है। कभी मैंने उस लड़के को कभी बैठे नहीं देखा। सुबह शाम 2400 घंटे अनवरत निरंतर लगातार समाज के प्रति वो अपनी चेष्टा करते हैं और सतना शहर के विकास के लिए उत्तरोत्तर तरीके से वो काम करते रहते हैं। इसलिए 100% हम चुनाव जीत कर आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपने हाथ नीचे कर दिए हैं जिस तरीके के कि एक बड़े व्यापारी को, थैलीदार मलाईदार आदमी को और आरएसएस की गोदी में जाकर बैठ गए और ऐसे बड़े आदमी को एक धन्ना सेठ को दिया है कि शायद वह धन के मामले में एक शोषित पीड़ित गरीब के नेता को चुनाव हरा देगा। लेकिन ये विंध्य प्रदेश की माटी समाजवादियों की का गढ़ है और इस माटी का खून खोलता है, उबलता है। तो क्रांतिकारियों का ही हमारा क्षेत्र रहा है। तो डब्बू भाई निसंदेह चुनाव जीत कराएंगे। और आप देखिएगा कि जो थोथा चना बाजे गना वाली बात करें, स्मार्ट सिटी 7 साल 8 साल से सुनते सुनते हम लोग के कान पक गए और कहीं कोई काम नहीं हुआ। कविता जी, मैं माफी के साथ विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा, हम जनसभा में नहीं है, हम एक कार्यक्रम में हैं। उसमें कुछ सवाल है, उन सवाल के उत्तर की आप जैसी प्रबुद्ध नेत्री से अपेक्षा है। सवाल ये था कि क्या इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी, इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी सतना जैसे शहर में एक अदद और कार्यकर्ता नहीं खोज पाई जिसके संदर्भ में भरोसा कर पाते कि ये भी महापौर बनने के लायक है? जो विधायक है उसी को महापौर के संदर्भ में प्रत्याशी चुना जाना क्या अपने आप में हाथ नीचे करना नहीं है, जैसा आप व्यापारी के संदर्भ में योगेश ताम्रकार के लिए कह रही हैं? ये आपसे सवाल है। और दूसरा सवाल था सईद अहमद के द्वारा पार्टी के फैसले का विरोध करते हुए पार्टी को छोड़ा जाना। दोनों पर कविता जी ने एक टिप्पणी नहीं की, एक शब्द नहीं बोला, बाकी सब बोलना चाहा। पर ये दो विषय जिन पर आपसे स्पष्टता की अपेक्षा है दर्शकों को। होके महापौर का टिकट दिया गया, रमेश पंडोला एमएलए होके उनको महापौर का टिकट दिया गया। लगातार ऐसी भारतीय जनता पार्टी हमेशा देती रही है। और हम राजनीतिक दल हैं, हमको जिताऊ जो भी प्रत्याशी दिखाई देगा निसंदेह हम उसी को टिकट देंगे, क्योंकि हम राजनीतिक दल हैं, हम जीतने के लिए लड़ते हैं। और जो भी कार्यकर्ता सर्वश्रेष्ठ होगा हम दौड़ में जो भी दिखा और जो बेहतर कर सकता है। आज आवश्यकता इस बात की थी कि सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट दिया जाए, इसलिए हमारी पार्टी ने, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया। तो ने कहा कि जीतने वाले को टिकट देना और जीतने के लायक केवल सिद्धार्थ कुशवाहा थे। इस नतीजे के साथ में कविता पांडे जी यहाँ पर कह रही हैं। लेकिन जयराम शुक्ला जी मेरे साथ में मौजूद हैं। जयराम जी, सिद्धार्थ को नाराज न करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कांग्रेस, इसलिए प्रत्याशी बनाया, या आप कुछ और देखते हैं? सईद अहमद जैसा व्यक्ति कांग्रेस को बाय बाय कह गया, यह भाजपा के लिए कालीन बिछना है या कांग्रेस के लिए रहा आसान करना? आपकी समीक्षा। और सईद अहमद की बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवारी को कितनी गंभीरता से हम लोगों को लेना चाहिए, ये तीसरी मुद्दा जिस पर आपसे उत्तर की अपेक्षा है। विंध्य क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और जो आरएसएस है वो सत्ता के मार्फत ही प्रवेश किया है जी। सौभाग्य का विषय ये है कि सत्ता के महापौरी के चुनाव के इतिहास को आप देखें जी तो सतना के प्रबुद्ध जनों ने कभी पार्टी लाइन पे वोट नहीं किया जी। केदारनाथ नायक वहां के महापौर रहे, बीएल यादव जैसे सुप्रसिद्ध चिकित्सक निर्दलीय चुनाव लड़े और काफी अंतर के मतों से हाराया जी। डॉक्टर लालता खरे नगर पालिका जब थी तब अध्यक्ष बने थे जी। तो वहां के सत्ता के प्रबुद्ध मतदाताओं को मैं सैल्यूट करता हूं कि कभी भी उन्होंने पार्टी एक बेहतर उम्मीदवार को हमेशा चुना है जी। अब रही सिद्धार्थ कुशवाहा के चयन की बात जी। तो सिद्धार्थ कुशवाहा देखिए, एक तो कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करना चाहती है कि जो उम्मीदवार दे वो जीतने लायक हो, दूसरा एक घोर असुरक्षा बोध है विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को जो हार मिली है उसलिए वो फूक फूक कर कदम रखती है जी। सतना शहर के चूंकि वो विधायक है और उनके पिताजी ने, जैसा कि इतिहास आपने बताया जी। कि अर्जुन सिंह जी
और सकलेचा। सकलेचा जी को चुनाव हराया। उस समय कांग्रेस से लड़े थे तोषण सिंह जो चौथे नंबर पे थे। जी एक दुर्योग कहें या एक उलटबाजी कहें कि कांग्रेस पार्टी ने विंध्य में क्या, मैं विंध्य के संदर्भ में बात करूंगा जी कि वो हमेशा ऐसे लोगों को सिरताज बनाती रही है जी जिसने अतीत में कांग्रेस को दगा दिया है या कांग्रेस की ताबूत पे खील ठोकी है। जी बहुजन समाज पार्टी ने विंध्य क्षेत्र से कांग्रेस का पट्टा साफ किया। जी सुखलाल कुशवाहा वो व्यक्ति थे जब आखिरी बार पार्लियामेंट में कांग्रेस सत्ता में जीती थी, जी और इसके बाद घूम फिरकर उन्हीं की छत्रछाया में, उन्हीं के जनाधार में फिर से कांग्रेस आके बिछ गई। जी सिद्धार्थ डब्बू कितना बेहतर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये शंकर लाल जी की समीक्षा का विषय है और वो मैं नहीं कहना चाहूंगा। जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्रेडिशन के मुताबिक ही उम्मीदवार को उतारा है। ऐसा मैं मान सकता हूं कि इससे पहले भी जितने भी महापौर वो अपनी ओर से प्लांट करते रहे, मैं उतारते एक रहे। सवाल आपसे और करना चाहूंगा, फिर रीवा की ओर रुख करना है मुझे। दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सईद अहमद के पिता गुलशेर अहमद ने एक बार इस अंचल के बड़े राजनेता राजेंद्र सिंह के हार की पटकथा लिखी थी बगावत करके। अब सईद अहमद ने बगावत की है, क्या ये इतिहास को दोहराएगा? एक सवाल। जो अभी प्रत्याशी बने हैं योगेश ताम्रकार महापौर के संदर्भ में, इनके पिता जिनका हम उल्लेख कर रहे हैं शंकर प्रसाद जी का बड़ा सम्मानित नाम रहा है विंध्य अंचल में, केवल सतना में नहीं विंध्य में। वह नगर पालिका जब थी उसके अध्यक्ष रहे हैं। क्या योगेश ताम्रकार अपने पिता की विरासत को कायम रख पाएंगे? ये दूसरा सवाल। दोनों पर जयराम शुक्ला की टिप्पणी और उसके बाद हम रीवा का रुख करेंगे। सईद अहमद एक महत्वपूर्ण राजनेता हैं जी और 70 वर्ष से बैरिस्टर परिवार कांग्रेस को के प्रति समर्पित रहा है। जी सईद अहमद की सतत और निरंतर उपेक्षा रही है। जातीय समीकरण की दृष्टि से भी देखें तो बहुत बड़े आघात की संभावना हम लगा सकते हैं कि कांग्रेस को वहां मिलेगा। जी और सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि बैरिस्टर गुलशेर अहमद अमरपाटन से जो लड़ते थे जी वहां मुश्किल से 5 से 7% मुस्लिम वोट हुआ करते थे और उनको कांग्रेस की राजनीति में ब्राह्मणों का नेता माना जाता था। शंकर लाल जी जानते हैं इस बात को। तो सईद अहमद का आधार न सिर्फ मुसलमानों में भी है बल्कि उन सब लोगों को है, उन सब लोगों के बीच है जिसमें वरिष्ठर के प्रभाव को जानते हैं, वरिष्ठर जी के मदद से मदद उनने की है या उनकी छवि को मानते हैं। तो ये मैं कह सकता हूं कि सईद अहमद का बगावत करके बहुजन समाज पार्टी से लड़ जाना कांग्रेस के लिए अलार्मिंग है। और वैसा जैसे पिछली बार पुष्कर सिंह तोमर बीएसपी से महापौर हो गए थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो हम ऐसा भी कोई फोरकास्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन मुश्किल में जरूर चुनाव में फंसा दिया है खास तौर पे कांग्रेस पार्टी। कुल मिलाकर सईद अहमद की उम्मीदवारी ने त्रिकोणीय बनाने में तो भूमिका निभा दी है। लेकिन अब हम रुख करते हैं रीवा के संदर्भ में, जहां से दो प्रत्याशी हमारे सामने है। प्रबोध व्यास जो पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के बड़े नजदीकी माने जाते हैं, वहीं दूसरे नाम है अजय मिश्रा जिन्हें प्रत्याशी बनाया है और इनके साथ मिला हुआ है राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अभय मिश्रा जी का। समीकरण काफी दिलचस्प है। शंकरलाल जी, आपसे जानना यह है, जिन राजेंद्र शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चौथी पारी में खारिज किया हुआ है, एक दमदार, एक समझदार मंत्री की छवि रखते थे राजेंद्र शुक्ला, पिछले 2 साल से सम्माननीय पूर्व मंत्री की भूमिका में है, सम्माननीय विधायक की भूमिका में है और उनके जिम्मे है कि आप मेयर का चुनाव जितवा दें। लोग ऐसा मानते हैं, बड़े स्तर पर राजनीतिक प्रेक्षक, कि 2018 में जब बाकी प्रदेश में भाजपा हार रही थी, विंध्य क्षेत्र में अगर जीती उसका बड़ा कारण राजेंद्र शुक्ला थे। उनकी इस उपलब्धि, उनकी इस मेहनत का परिणाम भाजपा ने इस रूप में दिया कि उनको पूर्व मंत्री का दर्जा दे दिया। क्या इस व्यवहार के बाद रीवा की जनता भाजपा को अपनी पसंद बनाएगी? ये सवाल है। इस सवाल का कोई उत्तर शंकरलाल तिवारी जी के पास है? हाँ, एक सवाल, एक शब्द आपने शुरू में कहा जी, जब ये डिबेट स्टार्ट की है जी, मैं उसका उत्तर देना चाहता था, पर आपकी दहशत मेरे ऊपर तो बहुत रहती है जी, और जयराम जी भी बैठे हैं जी, और इस नाते मैं, आपने कहा था कि कांग्रेस
जी अपना वजूद माने बचा पाएगी। जी विंध्य क्षेत्र में अगर आप सच में देख रहे हैं एक लाइन में, जी तो कांग्रेस का वजूद बचा नहीं। जी अभी जयराम जी हमारे कह रहे थे कि डॉक्टर नायक लालता प्रसाद जी नगर पालिका के टाइम पे वो बहुत सही कह रहे थे कि डॉक्टर नायक साहब भी, लालता प्रसाद जी भी अध्यक्ष रहे। जी पर नगर निगम जब से बनी, तो जब अप्रत्यक्ष चुनाव था पार्षदों से, जी तब एक बार कांग्रेस से राजा राम जी त्रिपाठी बने थे। जी उसके बाद से निरंतर भारतीय जनता पार्टी 3 बार से, चाहे रीवा हो, चाहे सीधी हो, चाहे सिंगरौली हो और चाहे सतना हो, इन नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस का प्रत्याशी पिछली बार तो तीसरे नंबर में जाते जाते बचा था रीवा में। जी और इन परिस्थितियों में मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं जल्दी में, कि रीवा में जो प्रमोद व्यास के कैंडिडेचर है, जी जयराम जी बहुत अच्छे तरीके से उन व्यक्ति को जानते हैं। जी और मुझे कोई शंका नहीं है कि सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली, जी इन चारों जिलों में भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं बचा। भारतीय जनता पार्टी में आपस में संग्राम की स्थिति है। अरे आप कमलनाथ कहीं जी- भ्रमित हो गए शंकरलाल जी, कौन सा दर्द निकल रहा है? आप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं बचा। वाकई विंध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं बचा? कौन सा दर्द फूट पड़ा शंकरलाल जी के मुंह से? आपका दहशत है और समय की पाबंदी है। कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं बचा। जी आपने सईद अहमद की सत्ता में चर्चा की। जी आज जिस ढंग से कमलनाथ जी ने राहुल सिंह के खिलाफ जी विंध्य प्रदेश में ताल ठोक दी है, जी और ढूंढ ढूंढ करके उनके प्रतिद्वंदियों को, जी चाहे वो सिद्धार्थ हो जी और चाहे वो रीवा में हो, चाहे सीधी सिंगरौली में हो, जिस ढंग से एक जमे जमाए परिवार को जी वहां से खारिज करने का ही नहीं, जमी दोष करने का प्रयास कमलनाथ जी ने ठान लिया है। मैं सोच रहा हूं मैंने जल्दी में कहा, और वो भारतीय जनता पार्टी धोखे में निकल के बताया ना, समय की पाबंदी, जी और इसलिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस यहाँ गुटी संघर्ष में बदली है। जी 10 कांग्रेस को, सच बोल रहा हूँ जी जयराम जी, पता लगा लीजिए पड़ोस के हैं, कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, जी। न पार्षदी में और न अन्य क्षेत्रों में। पर मेरा आपसे सवाल है, आपने किस प्रबोध व्यास को प्रत्याशी बनाया है जो 2 बार से मनोनयन के माध्यम से नगर निगम में बैठते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अजय मिश्रा जी को प्रत्याशी बनाया है, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है, 3-3 बार जनता के स्तर पर पार्षद चुने गए हैं, एक जन नेता के तौर पर अपने आप को साबित किए हुए हैं। एक जन नेता के मुकाबले में मनोनीत नेता, थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है। भाजपा के पास यही चयन रह गया। ये आप सोचिए, चुनाव तक निश्चित सोचिए, पर एक बात सबसे पहले सोच लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो जी उसके ऊपर यदि कोई रहता है ताकत उसके साथ, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसका नेटवर्क रहता है। तो कुल मिलाकर और उम्मीदवार लीवर- महत्वपूर्ण नहीं है, भाजपा का नेटवर्क और कार्यकर्ता वो महत्वपूर्ण रहता है। मैं कविता जी के पास चलना चाहता हूं, 2 विषयों पर आपसे टिप्पणी चाहिए कविता जी। एक, शंकरलाल तिवारी जी ये आकलन दे रहे हैं कि कुल मिलाकर इस उम्मीदवारों के माध्यम से और कुछ नहीं किया गया। एक बेहद प्रतिष्ठित परिवार था विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत, जिसे अर्जुन सिंह के परिवार के तौर पर हम लोग जानते हैं। उनके इस समय पे उत्तराधिकारी अजय सिंह हैं, उनको जमींदोज करने का काम किया गया। चुन चुनकर उन लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है जिनकी पहचान कांग्रेस पार्टी में रहते हुए अजय सिंह के विरोधी की है। तो कुल मिलाकर इतनी उपलब्धि आपके उम्मीदवारों के तौर पर शंकरलाल तिवारी देख पा रहे हैं। 24 घंटे में एक बार वाणी में सरस्वती विराजती है। शंकरलाल जी की जबान में आज आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने समूद हो जाएगी और ये समाप्त पार्टी है। तो मैं चाचा जी आपको बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं खजुराहो में, आपकी भतीजी की शादी है और आपने आज के मंगल दिन आशीष दिया है कांग्रेस पार्टी को, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रही बात रीवा का, जो कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा, वो 3 बार चुनाव जीत कर आया, उसने अपने आप को सिद्ध किया। मैं खुद नेता प्रतिपक्ष रही हूँ 2014 तक,
प्रबोध व्यास जो सबसे पीछे की कुर्सी होती है उसमें कागज पेन लेके बैठे रहा करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं है, वहां पर गुटी संघर्ष है। राजेंद्र शुक्ला को एक क्षेत्रीय नेता बनाकर किनारे ढकेल दिया है। वहाँ गिरीश गौतम जी का एक गुट है, एक नरोत्तम भाई का गुट है, एक अजय पटेल जो जिला अध्यक्ष है। इसी कारण इनको महापौर का प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। लाठी डंडे चल रहे थे, प्रज्ञा त्रिपाठी रोना गाना मचाए हुए थी, वेंकटेश पांडे की अलग दुकान चल रही थी। 15 से 20 प्रत्याशी तो मुझे पता है जो उनको बता देते मेरा टिकट हुआ आधी आधी रात तक व्हाट्सएप में अपने नाम चलवाते थे। तो भारतीय जनता पार्टी का खेल अब समाप्त है और 16 के 16 नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी का परचम हाथ का पंजा लहराएगा और कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में सरकार बनेगी और खास तौर पे रीवा में 20 से 25 हजार वोट से हम चुनाव जीत कर आएंगे। उस दिन हम आपका जवाब सही तरीके से देंगे, क्योंकि भारतीय जनता मैं थोड़ा सा अचरज में हूं आपके इस दावे को लेकर। रीवा के शहर का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 10 साल 15 साल 20 साल का देखें, आप लोग हार नहीं रहे, बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं कविता जी, फिर भी दावा इतना बड़ा कर रहे हैं। थोड़ा अचरज हो रहा है मुझे, थोड़ा समझाइए ना। मैं आपके दावे पर भरोसा कैसे करूं, दर्शक भी भरोसा कैसा करें? उम्मीद तो ठीक बात है, पर अतीत भरोसा नहीं दिला रहा। अतीत से ही सीख के सबक लेकर आगे वर्तमान सुधारा जाता है। हिमांशु भाई, आप ये बताइए कि कुपोषण, महंगाई, भ्रष्टाचार, रीवा में रोज लड़कियों महिलाओं की यदि निकल गई तो चैन से नहीं, 4-4 महीने की बालिकाओं के साथ रेप हो रहा है। खाने का सब्जियां तक महंगी है, दाल चावल आटा तेल गैस सिलेंडर कुछ भी बचा ही नहीं है। सिस्टम नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं है। सारा का कविता सारा जी कानून कह रही है कि अतीत से सीखा है, इसलिए भविष्य को लेकर उम्मीद है और रीवा में तो खेल होने जा रहा है। जयराम शुक्ला जी ने तो रीवा में बड़ा समय बिताया है। कविता जी के आत्मविश्वास के साथ कितना खड़े हैं जयराम जी आप? कितना भरोसा आ रहा है आपको कविता जी की बात पर? नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली बार यही उम्मीदवार थी और निर्दलीय खड़ी हुई थी और मुकाबले में आ गई कांग्रेस पार्टी, 8-10 हजार वोट पे सिमट गई। तो मैं उनकी बात नहीं करता, पर ये जरूर करता हूं कि दोनों प्रत्याशियों को मैं बराबरी की नजर से आकलन करता हूं। जी बाबा का संघर्ष है, अजय मिश्र बाबा का संघर्ष निश्चित तौर पे है जी और पिछले 3 बार से वो विधायक रहे। यद्यपि एक चुनाव उन्होंने भी बगावत करके लड़ा था, पार्षदी का चुनाव, जी लेकिन फिर भी कांग्रेस के लिए उन्होंने लाठियां खाई हैं, मुकदमे झेले हैं और कांग्रेस को नगर निगम में तो कम से कम जिंदा करके रखा है। ये बात मैं कह सकता हूँ। और प्रबोध व्यास की जहां तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी जब टिकट किसी को देती है तभी तो वो लड़ता है। प्रबोध व्यास 1990 से भारतीय जनता युवा मोर्चा में सक्रिय रहे हैं, उसके मंत्री रहे हैं, फिर 2 बार लगातार नगर के अध्यक्ष रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा रीवा में कि जो उसके नगर अध्यक्ष रहे, जैसे वीरेंद्र गुप्ता जी नगर अध्यक्ष रहे तो उनको महापौर का टिकट मिला, शिवेंद्र सिंह नगर अध्यक्ष रहे तो उनको भी महापौर का टिकट मिला। तो उस पर पार्टी को और ये ममता गुप्ता भी शहर महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं, उनको पिछली बार टिकट मिला और इस बार प्रबोध व्यास जी को मिला जो 2 बार नगर के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने उस पर पार्टी को आगे बढ़ाया है। जयराम जी, मुझे तो एक विषय पर टिप्पणी चाहिए। जो व्यवहार राजेंद्र शुक्ला के साथ इस समय पार्टी ने किया हुआ है, क्या उसकी कीमत रीवा का मतदाता इस चुनाव में वसूल सकता है या नहीं वसूल सकता है? ये एक सवाल है। बताया ये जा रहा है, प्रचारित ये किया जा रहा है, दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि प्रबोध व्यास राजेंद्र शुक्ला के खास आदमी हैं, उनके कहने पर टिकट मिली है। लेकिन अगर राजेंद्र शुक्ला के कहने पर इतना ही सब कुछ हो रहा है तो राजेंद्र शुक्ला को वहाँ होना चाहिए था जहाँ के संदर्भ में लोग मानते हैं, वहाँ दिखते नहीं। तो क्या जनता की नाराजगी भाजपा के इस फैसले के संदर्भ में महापौर चुनाव में दिख सकती है? एक तो स्पष्ट करना चाहते हैं, जितना कि मैं जानता हूं प्रबोध व्यास संगठन के खास आदमी हैं जी। पूरा वक्त 24 घंटे में से अधिकतम उनका वक्त पार्टी कार्यालय में ही बीतता रहा है और समर्पित कार्यकर्ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजेंद्र शुक्ला के कितने खास है या नहीं है, ये उनके अपने व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं जी। दूसरी एक चीज मैं आपको बता दूं कि लंबे इंतजार के बाद अभी जैसे ही ये नगर पालिका और पंचायत के चुनाव घोषित हुए तो राजेंद्र शुक्ल को अप्रत्याशित तरीके से कोर कमेटी और चुनाव कमेटी में शामिल कर लिया गया। जो उनकी पहले हैसियत हुआ करती थी, उस हैसियत में पार्टी संगठन ने उनको शामिल कर लिया गया। तो इस चुनाव में मुझे नहीं लगता है कि राजेंद्र शुक्ला के प्लस माइनस का कोई असर पड़ेगा। जो भी असर पड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम धाम का असर पड़ेगा और
इस अच्छे तरीके से और कलेक्टिव तरीके से, कलेक्टिव लीडरशिप तरीके से कांग्रेस लड़ती है, अजय मिश्र बावा लड़ते हैं, जो कि अभी दिख रहा है कि जितने भी गुटों में बटी हुई कांग्रेस जो रीवा में रहती थी, एक आयोजन 10 दरवाजे में होते थे। तो इस बार आज पर्चा भरा तो मैंने देखा कि सभी गुटों के जो नेता हैं बड़ी दमदारी के साथ उस नामांकन पत्र को दाखिल करने में गए थे। तो निश्चित तौर पे बड़ी संजीदगी से इस बार तो कांग्रेस काफी संजीदगी के साथ रीवा में मुकाबला कर रही है। राजेंद्र शुक्ला की खोई हुई हैसियत शायद वापस आई है, ऐसा जयराम शुक्ला जी को लगता है। और कुल मिलाकर मसला भाजपा बनाम कांग्रेस का रहने वाला है। राजेंद्र शुक्ला फैक्टर बहुत असर नहीं डालेगा, ऐसा जयराम शुक्ला जी का कहना है। पर क्या वाकई ऐसा है, ये तो परिणाम के दिन पता चलेगा। लेकिन हम आगे की ओर बढ़ते हैं और सिंगरौली की ओर रुख करते हैं। सिंगरौली एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो मूलतः कोल बेल्ट इलाका है। एनसीएल की खदानें हैं, उन खदानों से निकलने वाला राजस्व सिंगरौली क्षेत्र को बड़ा महत्वपूर्ण बना देता है। कहा जाता है कि प्रदेश का सबसे समृद्ध नगर निगम अगर कोई है तो वो सिंगरौली है। और उस सिंगरौली के संदर्भ में जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी की ओर से अरविंद सिंह चंदेल हैं। चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से। शंकरलाल तिवारी जी, सिंगरौली के संदर्भ में बात करते हुए मैं राज्य सरकार के कामकाज पर बात करना चाहता हूं। आपकी राज्य सरकार के कामकाज को प्रदेश की जनता ने 2018 के आम चुनाव में खारिज कर दिया था। तकरीबन 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत हासिल करने से चूक गई थी। इन 2 साल के कामकाज को लेकर भी अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी शिकायतें हैं। क्या आपको नहीं लगता है ये 2 साल भारी पड़ जाएंगे आपको इस चुनाव में, और सिंगरौली उसका उदाहरण बन सकता है? जी शंकरलाल जी। इसलिए कि जनता ने हमें सीटें कुछ कम दी मध्य प्रदेश में 18 के चुनाव जी। पर खारिज तो आदरणीय हिमांशु जी दिग्विजय सिंह हुए थे 2003 के चुनाव में जी। भाजपा मध्य प्रदेश में खारिज नहीं हुई जी। कर्जा माफी का झूठा नारा जी। और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का लॉलीपॉप, इसके कारण थोड़ी भ्रम हुआ। और मैं ये भी मानता हूँ कि थोड़ी बहुत 15 वर्ष तक लगातार रहने के कारण भी कुछ लोगों को अवसर मिला। कांग्रेस एक साथ हिस्सा बांट की नौबत आ गई। उधर ज्योतिरादित्य ने कहा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इधर कमलनाथ जी ने मंसूबे बांध दिए मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और भी कई लोग थे, दिग्विजय सिंह थे ही थे। और ये सारी परिस्थितियों में हम कुछ सीटों से कम हुए, ये सच। और जहाँ तक खारिज की बात है तो आपने देख लिया है कि उपचुनाव जब हुए कांग्रेस के विभाजन के बाद, उन उपचुनाव में बीजेपी की टिकट पर वो सारे प्रत्याशी जीते जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। और इसलिए अब आ जाए अपन सिंगरौली में विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री की सरकार ने जो काम किए हैं वो अमिट अद्भुत है। अब उनका ब्यौरेवार सिलसिलेवार एक एक काम का यहाँ पर डिटेल देना तो संभव नहीं है, पर मैंने एक बात देखी है कि पिछले चुनाव में नगर निगम में, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात जी कि भले मेरी आपको शंकरलाल तिवारी जी रोकूंगा। मेरे साथ में वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं, विनय सक्सेना जी जो विधायक है कांग्रेस पार्टी के, महाकौशल की चर्चा के लिए हमारा हिस्सा बन रहे हैं। विनय जी आपका स्वागत है हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हम विंध्य क्षेत्र के संदर्भ में आखिरी चरण की बातचीत में हैं, तो शंकरलाल तिवारी जी उस पर टिप्पणी करें। शंकरलाल जी आपसे एक मर्म की बात पूछना चाहता हूं। सिंगरौली क्षेत्र आरक्षण के अंतर्गत अनारक्षित हुआ, फिर भी आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। समझना चाहते हैं आपसे, सतना के संदर्भ में तमाम तर्क आप दे रहे थे, ये सिंगरौली में आपको सामान्य वर्ग से कोई व्यक्ति इस लायक नहीं लगा, कोई आपके पास ऐसा लायक कार्यकर्ता नहीं रहा, कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्तित्व नहीं रहा जिसको आप सिंगरौली से प्रत्याशी बना पाते। इसके संदर्भ में कोई टिप्पणी करना चाहेंगे शंकरलाल तिवारी जी? ये सामान्य वर्ग के प्रति इतनी अरुचि या इतनी बेरुखी भारतीय जनता पार्टी के मन में क्यों आ गई? एक तो ये बात बड़ी स्पष्ट है कि प्रत्याशी किसी एक को ही बनाया जाएगा और उसको प्रत्याशी बना देने का मतलब कि दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसा मैं आग्रह पूर्वक कह रहा हूँ कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं, एक से एक कार्यकर्ता पड़े। अरे शंकरलाल जी विषय पर रहिए। सवाल इस बात का है कि एक अनारक्षित अर्थात सामान्य वर्ग के लिए
तय की गई सीट पर एक आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया है। पिछड़ों के हम हिमायती हैं, ये दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने क्या सामान्य वर्ग को तिरोहित कर दिया है? सामान्य वर्ग से भाजपा का कोई सरोकार नहीं है। इसी के तहत संदेश दिया जा रहा है कि देखो सिंगरौली में हमने सामान्य वर्ग की सीट पर भी आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया, पूरे प्रदेश में संदेश दे दिया। आपसे सवाल है, क्या सामान्य वर्ग का कोई लायक व्यक्ति अब पार्टी में नहीं रह गया सिंगरौली क्षेत्र में, जिसके संदर्भ में भरोसा कर पाती आपकी पार्टी कि भाई इसको प्रत्याशी बना दिया जाए? एक से एक लायक व्यक्ति है, पर इसके बावजूद पार्टी सारा मंथन करने के बाद जो चुनाव जीतने की स्थिति में होता है, मेरी पार्टी में जातिवादी बहुत नहीं देखी जाती। यदि कार्यकर्ता की बात ही अपने आप में अद्भुत है। बोल रहे हैं एक से एक लायक व्यक्ति हैं और पार्टी टिकट उसे देती है जो जीतने लायक होता है। ये कौन सा लायक होता है, ये बात मैं नहीं समझ पा रहा। लेकिन मैं कविता जी आखिरी दौर की बातचीत है, आपके पास रुक करता हूं। अरविंद सिंह चंदेल पर दाव लगा रही है पार्टी, 2009 में भी लगाया था, जनता ने भरोसा नहीं किया, फिर भी उन्हीं को मौका है। इस बार किस उम्मीद के साथ है? इस बार कमलनाथ जी जो हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा सर्वे कराया गया है और सर्वे के आधार पर उन्होंने सारे, यदि 1 लाख कार्यकर्ता हमारे हैं तो 1 लाख कार्यकर्ताओं के बीच में सर्वे हुआ, जो सर्वश्रेष्ठ था उसको बेहतर प्रत्याशी, जिताऊ प्रत्याशी मानकर उन्होंने टिकट दिया है। और उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि मैं किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं करता, जो जिसने भी जमीन में काम किया होगा, फील्ड में काम किया होगा, उसको टिकट मिलेगा। तो अरविंद सिंह चंदेल सर्वे में टॉप पे आए हैं और उनको टिकट मिला है। आपको जानकारी होगी भी कि मैं स्वयं वहां की सह प्रभारी हूँ और हम लोग 10 एक बार में लगातार गई हूँ और लगातार 45 वार्डों के हर पोलिंग से जो सर्वे आए हैं उसके आधार से ही टिकट मिला है। तो निसंदेह अरविंद सिंह चंदेल चुनाव जीतेंगे और मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों में 16 के 16 जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन और भ्रष्टाचार है और लगातार लूटपाट है और बड़बोलापन को जनता मैं बीच में एक सवाल करना चाहूंगा। आप ये तीसरी बार बोल रही है हम 16 में से 16 जीतेंगे। भाजपा ये बात कहे तो थोड़ा समझ में आता है, क्योंकि भाजपा ने ये करिश्मा किया है, उसने से 16 में से 16 जीती हैं पिछली बार। आप पिछली बार 16 की 16 हारे हुए हैं, फिर भी दावा कर रहे हैं हम 16 के 16 जीतेंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये हमारी अंतिम बातचीत है, परिणाम आएंगे तब भी हम साथ बैठेंगे। उस समय अगर हम ये फुटेज चलाएंगे उस समय क्या करेंगे? तो दावे वाकई यथार्थपूर्वक हैं या वाकई आपको जमीन पे इतना ज्यादा कांग्रेस के प्रति उत्साह, उमंग, उल्लास दिख रहा है कि आपको लग रहा है बस लोग उतारू बैठे हुए हैं, कैसे कांग्रेस को जिताएं और सारी सीटें आपके हवाले कर जाएं? वाकई हिमांशु भाई, आप भी अपने घर में भोजन करते होंगे, जब सरसों का तेल आप 200 रुपए लीटर खरीदते होंगे आपको कैसा लगता होगा? जो गैस का सिलेंडर 400 का मिला करता था वो 1000 का खरीदते होंगे, कैसा लगता होगा? हर दिन बैंक का एटीएम है, छोटी से छोटी चीज में दुगना से लगभग 100 गुना का इजाफा हुआ है। ईडी जैसी संस्थाओं को तोते का पिंजरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी की जनता खेल रही है। लोकतंत्र के मुंह पर ताला लगा पड़ा है और लोकतंत्र को मारने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए जनता इनको जवाब देगी और आप देखते चलिएगा। आप हुए हैं, सजग प्रहरी है लोकतंत्र के पैर, और आप हमसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि आम जनता की नब्ज आप लोग चारों तरफ घूमते रहते हैं। आज आम जनता, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, तो कुल मिला के सारे मुद्दे ऐसे जनता से जुड़े हुए जिसके कारण से कविता पांडे जी को पूरा भरोसा आ रहा है। विंध्य के क्षेत्र की क्यों बात कर रहे हैं हम तो पूरा ही जीतने जा रहे हैं, इतनी उम्मीद के साथ है। लेकिन जयराम शुक्ला जी, मैं आपसे टिप्पणी इस विषय पर चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी न किसी रणनीति के तहत एक सामान्य सीट पर आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है। सिंगरौली में उसका लाभ होगा नहीं होगा इस पर तो आपकी टिप्पणी चाहिए ही, पर क्या आपको नहीं लगता है कि इसके चलते सतना और रीवा में भाजपा को नुकसान हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता शंकरलाल तिवारी जी अभी हमें बता रहे थे, देखिए विंध्य में जातीय समीकरण भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु होता है, ब्राह्मण ठाकुर की अपनी एक भूमिका रहती है, ये जयराम शुक्ला जी हम लोग अतीत में देखते आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रत्याशी घोषित किया है सिंगरौली में, बाकी सीटों पे क्या असर डालेगा ये जानने में आपसे दिलचस्पी है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक कमिटमेंट था कि वो पिछड़ा वर्ग को ज्यादा से ज्यादा सीट देगी। संभवतः 46% सीटें नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, ऐसा दावा कर रहा है जी। दूसरी चीज, सिंगरौली की जो तासीर है वो ये कहती है कि यहाँ से पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार ही चुनाव जीत सकता है। राम लल्लू वैश्य पिछड़े वर्ग से हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं जब से सिंगरौली जिला गठित हुआ जी। और रेणु शाह
कांग्रेस से थी और चुनाव वो जीती, तो एक पिछड़े वर्ग की जो केमिस्ट्री है वो सिंगरौली में काम करती है। और इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने वहां से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार चंद्र प्रताप विश्वकर्मा पे दांव खेला। जी रही बात तो अरविंद चंदेल की, जी अभी शंकर लाल जी कह रहे थे कि यहाँ से अजय सिंह राहुल को उखाड़ फेरने की साजिश की है कमलनाथ जी ने। मैं उनको दुरुस्त कर दूं कि सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू को भी टिकट उन्होंने दिलवाई थी, जी अजय मिश्र बावा भी उनके करीबी हैं, और अरविंद सिंह चंदेल को जब बगावत करके वो चुनाव लड़े, पिछला विधानसभा का जी कांग्रेस पार्टी से बगावत की और रेणु शाह के खिलाफ लड़े, जी तो उसके तत्काल 1 साल के भीतर ही जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वो पार्टी में लेके आए और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो जिसने पिछले विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को हराने का काम किया था। तो ये एक बड़ा अजीब सा है। मैं सतना की भी यही बात कर रहा था और यही बात सिगरौली की कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी उन्हीं को क्यों सरताज पे बैठाती है जो कांग्रेस को दगा दिया, वही कांग्रेस का सगा हुआ, जिसने कांग्रेस की ताबूत में कील ठोकी वही सरताज बना। ऐसा क्यों होता है? ये बड़ा एक दिलचस्प प्रश्न है और ये पूछा जाना चाहिए कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं बड़ा से पूछना महत्वपूर्ण चाहिए टिप्पणी कि की है हमारे साथ में जयराम शुक्ला जी ने। जो कांग्रेस को दावा करते हैं, कांग्रेस को बाद में वही सगे क्यों लगते हैं? अब इसका उत्तर तो जनता के स्तर पर देखने में हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जब नतीजा आएगा तब समझ में आएगा कि कांग्रेस ने जिसे सगा माना है, क्या जनता ने भी उसे सगा माना है? कविता पांडे जी तो हमें दावा कर रहे हैं, विंध्य की क्या बात कर रहे हैं आप? हम तो सभी मध्य प्रदेश की 16 सीटें जीतने जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर जाके 2023 का हम लोग इंतजार क्यों करेंगे? तय है कि 2022 में ही कविता पांडे जी हमें 2023 की तस्वीर दिखा देंगे। उनके दावे सफल होंगे कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हमारी शुभकामनाएं कविता जी को, शंकर लाल तिवारी जी को, और जयराम जी आपका धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। जाएंगे एक छोटे से ब्रेक में, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो महाकौशल क्षेत्र के लिए बात करेंगे, जहां से हमारे साथ विनय सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। उसके बाद में सुकृति जैन और चैतन्य भट्टी जी भी हमारे साथ होंगे। कहीं जाइएगा नहीं, एक छोटे से ब्रेक के लिए जाएंगे और जल्द लौटेंगे। कालड़ा बन प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, जहां पीआरपी एवं एफयूई और एफयूटी के द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट से बालों का झड़ना और गंजेपन से छुटकारा। कालड़ा बन प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, पचपेड़ी नाका और राजकुमार कॉलेज के सामने, रायपुर। इस 10 जून से 19 जून तक छत्तीसगढ़ हाट पंडरी में आयोजित हो रहा है जगार मेला 2022, जहां छत्तीसगढ़ सहित अखिल भारतीय हस्तशिल्प कलाकृतियों एवं हथकरघा वस्त्रों की प्रदर्शनी एवं विक्रय भी किया जाएगा। साथ ही शाम 7 से 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन। आइए सुबह 11 से रात 9 बजे के बीच छत्तीसगढ़ हाट पंडरी जगार मेला 2022 छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं महापौर का गणित पर। अभी हम बात कर रहे थे विंध्य क्षेत्र के संदर्भ में, अब महाकौशल की ओर रुख कर रहे हैं। महाकौशल के अंतर्गत 2 शहर ऐसे हैं जो महापौर चुनते हैं, एक जबलपुर और दूसरा छिंदवाड़ा। जबलपुर की बात कहें तो ये कांग्रेस के दिग्गज राजनेता रहे सेठ गोविंद दास की कर्मभूमि रही, लेकिन सेठ गोविंद दास के समय पर कांग्रेस का गढ़ रहा ये जबलपुर पिछले एक अरसे से भाजपा का गढ़ बना हुआ है। लेकिन 2018 में कांग्रेस ने कमाल किया। 4 शहर की सीटें होती हैं, उनमें से 3 पर इस समय कांग्रेस के विधायक हैं। निश्चित रूप से इसके कारण से कांग्रेस की उम्मीद जगी है। विश्वनाथ दुबे कांग्रेस के दिग्गज राजनेता थे जो यहां पर एक समय मेयर चुने गए थे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपनी चमक क्या बिखेरती रहती है। वर्तमान की अगर बात करें तो जबलपुर एक अनारक्षित महापौर सीट है, जहां पर जगत बहादुर सिंह को कांग्रेस पार्टी ने और डॉक्टर जितेंद्र जामदार को, जो पुराने संघ कार्यकर्ता हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ इनकी समीक्षा करने के लिए, जैसे पूर्व में परिचय दिया था, विनय सक्सेना जी जुड़े हुए हैं, सुकृति जैन पूर्व विधायक हैं भाजपा के, वह हमारे साथ में, चैतन्य भट्टी जी भी हमारे साथ में हैं। मैं विनय सक्सेना जी आपसे समझना चाहता हूं, जबलपुर एक बेहद प्रतिष्ठापूर्ण सीट है। भाजपा के संदर्भ में एक सामान्य जनधारणा है कि शहरी क्षेत्र में भाजपा का प्रभाव बहुत रहता है, पर 2018 में आपने और आपके साथियों ने कमाल किया था। 4 में से 3 सीटें जीतकर आप दिखाए थे, इसलिए आपकी चुनौती को बड़ी गंभीरता से हम सबके द्वारा लिया जा रहा है। आपसे समझना चाहते हैं कि वर्तमान प्रत्याशी दोनों दलों के आ चुके हैं, किस आधार पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि जनता का साथ कांग्रेस के हाथ में रहेगा? विनय जी।
नमस्कार सभी, हिमांशु जी आपके साथ सभी अतिथियों को भी मेरा नमस्कार जी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जबलपुर शहर हमारे तीन विधायक शहर में होना जी। और तीनों विधायक ऐसे हैं जो जमीनी कार्यकर्ता हैं। तीनों जो हमारे विधायक हैं जिनकी शुरू से नगर निगम में भी पकड़ रही है, जिनका इतिहास भी नगर निगम का रहा है और साथ साथ छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। और तभी आज जबलपुर शहर में तीन विधायक अगर कांग्रेस के बने हैं तो जनता ने विश्वास किया है कि ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने जमीन से जुड़ के जनता के सुख दुख में काम करने वाले एक राजनीतिक इतिहास के कारण उनको चुना है। इसी के साथ साथ जो हमने महापौर का प्रत्याशी चुना है वो भी सीधे सीधे जबलपुर नगर निगम से जुड़ा हुआ है जी। जगत बहादुर अन्नू का जब नाम आया है, वो खुद भी पार्षद रहे, उनकी पत्नी भी पार्षद रही जी। और लगातार जनसेवा के काम को जगत बहादुर अन्नू करते रहे। इसीलिए हम सब लोगों ने मिलके एक ऐसे नाम को सामने लाया है जो जबलपुर शहर की नगर निगम को समझता है, जबलपुर शहर की तासीर समझता है, जबलपुर शहर की एक एक गली और एक एक मोहल्ले को समझता है जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जिसका पूरा का पूरा समय जो है सिर्फ जनसेवा को दिया जाने वाला है जी। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है उनका सेवा भाव हो सकता है लेकिन उनका एक अपनी फील्ड है, उनकी महारत डॉक्टरी में हो सकती है जी। लेकिन जनता की सेवा के लिए जगत बहादुर अन्नू से अच्छा नाम और कोई नहीं हो सकता था। मेरा ये मानना है कि जबलपुर शहर की जनता को ये पता है कि पिछले कुछ सालों में जबलपुर शहर के नगर निगम ने कितना तकलीफ जबलपुर शहर की जनता को दी और कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज अधूरे पड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी घोषणाएं करती चली गई, घोषणा पे घोषणाएं करती चली गई, लेकिन आज तक कोई भी बड़े प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर पाई। इसीलिए जबलपुर शहर की जनता ने मैं विनय जी बीच में हस्तक्षेप के लिए आपसे जानना चाहूंगा, जब ऐसे चुनाव आते हैं तो अमूमन देखा यह जाता है कि लोग लालायित रहते हैं चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी में भी तमाम लोग इच्छुक थे कि हमें उम्मीदवार बनाया जाए, भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम लोग थे जो इच्छा रखते थे कि पार्टी उन्हें महापौर के लिए प्रत्याशी चुने। पर जबलपुर के संदर्भ में उल्टा हुआ। भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व डॉक्टर जितेंद्र जामदार के पीछे रहा कि आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हों। एक व्यक्ति की मनुहार की गई है कि आप चुनाव लड़ें। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास में जबलपुर शहर में कोई उपयुक्त सक्रिय कार्यकर्ता नहीं था, इसलिए ये दृश्य देखने का मौका मिला, या डॉक्टर जितेंद्र जामदार की जनता के बीच में पैठ इतनी जबरदस्त है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को लगा कि 2018 में जनता ने हमें निपटा दिया, 4 में से 3 सीटें हारे हुए हैं, अब जोखिम नहीं लेना है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ को दांव पे लगाना है, तो मनुहार करके डॉक्टर जितेंद्र जामदार को लाया गया है। ये मनुहार को कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं विनय जी, तो थोड़ा इस पर आपसे टिप्पणी चाहिए। देखिए, मेरी आदत बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की नहीं है जी, लेकिन जबलपुर शहर का यथार्थ जी, जबलपुर शहर का जो जमीनी कार्यकर्ता है, जबलपुर शहर की जो जमीन समझने वाला एक नागरिक है जी, उसने बहुत दंश झेला है, बहुत पीड़ा झेली पिछले कुछ सालों में जी। लगातार भारतीय जनता पार्टी के महापौरों ने जिस ढंग से जबलपुर शहर में भारी भ्रष्टाचार में डूबे रहे, सबके ऊपर आरोप रहे और जबलपुर शहर की जिस तरह से प्रोजेक्ट अधूरे पड़े, जबलपुर शहर में मौतें हुई सीवरेज के काम के चलते, जबलपुर शहर में LNT के जो नाला बना है आज जबलपुर शहर का एक नासूर बन गया है, जबलपुर शहर के बड़े नालों को छोटा कर दिया, जहां 100 साल से पानी नहीं भरा उन घरों बस्तियों पानी भरने लगा। ये इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं जबलपुर शहर के। आज भी जबलपुर शहर मां नर्मदा के बाजू में बसा हुआ शहर जी, पानी के लिए तरसता है गर्मी में जी। और ग्वारी घाट जो वार्ड है जी, बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि नर्मदा जी से जुड़ा हुआ ग्वारी घाट वार्ड है, आज भी वहां पानी नहीं मिलता लोगों को जी। और एक तरफ आप देखिए इंदौर से भोपाल में पानी जाता जी। है और ये सब बातें जबलपुर शहर की जनता के मन में बसी हुई हैं। जबलपुर शहर में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता बहुत सारे थे जी, मेरे साथ। मैं विधायक बनने के पहले जबलपुर नगर निगम में 4 बार पार्षद रहा हूं जी। जबलपुर शहर में 10 साल MIC रहा हूं, 10 साल के बाद 5 साल नेता प्रतिपक्ष रहा हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कई पार्षद ऐसे थे जो आज चुनाव लड़ने लायक स्थिति में थे भारतीय जनता पार्टी से जी। लेकिन जिस तरह से उनके काम को दरकिनार किया गया, जिस तरह से उनके मान सम्मान के ठोकर मारी गई, मुझे लगता है कि पता नहीं क्या कारण था कि भारतीय जनता पार्टी को ने यह निर्णय लिया। लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है।
हमें इस पे कोई हस्तक्षेप करने का हक भी नहीं। विनय सक्सेना जी कह रहे हैं कि हस्तक्षेप करने का हमें हक नहीं है, लेकिन वो दुखी बहुत हैं। दुखी इस बात के लिए हैं कि जब वो पार्षद थे उस समय पर जो उनके संगी साथी भाजपा में साथ में बैठा करते थे, सामने बैठा करते थे, उनको मौका मिलना चाहिए था। उनके हक को दरकिनार करते हुए एक नए व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया। विनय सक्सेना जी का मन आहत है, पर वो टिप्पणी नहीं करना चाहते। सुकृति जैन लेकिन टिप्पणी कर सकते हैं कि क्यों नगर निगम की राजनीति में सक्रिय तमाम कार्यकर्ताओं, पूर्व पार्षदों की उम्मीदवारी को दरकिनार भाजपा ने कर दिया। तो एक सवाल तो यही है सुकृति जैन जी आपसे जानने का कि क्या पार्टी का पसीना बहाने वाले कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा, जो सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय डॉक्टर जितेंद्र जामदार को, जिनकी मूलतः पहचान संघ के स्वयं सेवक की है, ना कि भाजपा कार्यकर्ता की, उन्हें आपने प्रत्याशी बनाया? एक सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने खारिज किया 2018 में, जबलपुर शहर के नतीजे बताते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जबलपुर को खारिज किया यह मंत्रिमंडल बताता है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को जबलपुर का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार नहीं, चाहे यहाँ के विधायक जितना भी विलाप करें। तो जब आप जबलपुर को खारिज किए हुए हैं, ऐसे में उम्मीद कर रहे हैं कि जनता आपको चुनेगी, तो थोड़ा समझाएं क्यों चुनेगी? विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, कॉरपोरेशन के चुनाव जी, सबके अपने अपने वोट देने के आधार होते हैं जी। जहां तक नगर निगम चुनाव का प्रश्न उठता है, जैसा भाई विनय सक्सेना जी ने कहा, अन्नू के कार्यों को देखकर, अन्नू से एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व रहा विवेक तनखा जी का, उसको जबलपुर की जनता ने हराया, और राकेश सिंह जैसे व्यक्ति को, जो जमीनी कार्यकर्ता था, उसको जिताया जी। इस चुनाव में भी यदि डॉक्टर जितेंद्र जामदार को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो ये प्रत्याशी जनता में उनकी सेवा नंबर 1, भविष्य की बेहतर संभावनाएं नंबर 2, और सबसे बड़ी चीज है समन्वय। उनके प्रति छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेता का उनके प्रति कहीं कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उनका चिकित्सा क्षेत्र के माध्यम से जनता का जो सेवा का कार्य हुआ है, कई कांग्रेसी भी लाभान्वित हुए होंगे। ऐसे कई प्रकरण आए हैं कि उन्होंने सेवा करने के लिए ना दिन देखी, ना रात देखी, ना पैसों का लालच किया, हर व्यक्ति की सेवा की। तो जब राजनीति में जब ऐसे मामले आते हैं, जब 3 विधायक कांग्रेस के हैं, तो ऐसा ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी के वार्ड के कार्यकर्ता से लेकर सांसद तक के लिए स्वीकार हो। इसलिए पार्टी ने डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी को अपनी टिकट दी है। जहां तक प्रश्न उठता है संघ की, संघ एक सामाजिक संगठन है, अराजनीतिक संगठन है, इसकी एक अपनी विचारधारा है, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इससे निकटतम विचारधारा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दी है। लेकिन संघ का जैसे बार बार संदर्भ आता है कि संघ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, संघ की विचारधारा है, संघ की विचारधारा तो कई कांग्रेस के लोगों की भी होगी, लेकिन वो कांग्रेस से चुनकर चले जाते हैं। विचारधारा अपनी जगह है, जनप्रतिनिधित्व अपनी जगह है। तो डॉक्टर जितेंद्र जामदार का जनता के ऐसी सेवा का रिकॉर्ड रहा है जो लाइफ सेविंग हो, जिससे जीवन रक्षा हुई हो, और जिस व्यक्ति के द्वारा गरीबों की, अमीरों की, मध्यम वर्ग की जीवन रक्षक सेवा दी गई है, उसको जनता। मतलब सुकृति जी, आपका मानना है कि इस तरीके का कोई भाजपा कार्यकर्ता जो 10 साल, 20 साल, 30 साल भाजपा में लगाया, वह ऐसी जनसेवा नहीं कर पाए जो डॉक्टर जितेंद्र जामदार कर पाए, इसलिए डॉक्टर जितेंद्र जामदार को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। तो एक तो आपने अपने कार्यकर्ताओं के सारी मेहनत को खारिज कर दिया। दूसरा, मेरी जो टिप्पणी थी सवाल के रूप में, वो ये थी कि आपकी पार्टी ने सरकार के गठन में जबलपुर को खारिज कर दिया, इसके बाद भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि महापौर के चुनाव में जनता आपको चुने। क्या आपको लगता है जिस शहर को आप लगातार खारिज कर रहे हैं उसे जनता चुनेगी? कितनी बड़ी चुनौती जितेंद्र जामदार के लिए आपकी पार्टी के फैसले ने पैदा कर रखी है, इस पर कोई टिप्पणी? आदरणीय हिमांशु जी, 3 विधानसभा कांग्रेस के विधायक चुने जाने के बाद भी जनता ने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताया जी। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी पर उसका कहीं कोई अविश्वास भी नहीं है, पूरा विश्वास है, और वही विश्वास जो है डॉक्टर जितेंद्र जामदार के साथ में रहेगा। और जहां तक आपका एक आग्रह है कि भाई मेहनत करने वाले कार्यकर्ता, निश्चित रूप से कार्यकर्ता, हर स्तर का कार्यकर्ता अपना मेहनत करता है, लेकिन
मेहनत तो डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने भी कार्यकर्ताओं से मिलकर बराबर की है। और टिकट तो केवल एक ही को दी जा सकती है, और एक ऐसे व्यक्ति को जिसको टिकट देने के उपरांत वार्ड के कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े पद का कार्यकर्ता या नेता स्वीकार करता हो, ऐसा ही व्यक्ति चुनाव तो जीत सुकृति सकता जैन है। जी अभिभूत हैं डॉक्टर जितेंद्र जामदार की उम्मीदवारी से। बोले ऐसा व्यक्तित्व मिला है जो पार्षद से लेकर वार्ड के कार्यकर्ता से लेकर सांसद तक स्वीकार है। चैतन्य भट्टी जी मेरे साथ में हैं। दोनों पक्ष के अपने दावे हैं। सम्मान्य विनय सक्सेना जी तथ्यपूर्ण तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। दूसरी तरफ सुकृति जैन जी हैं जो भावपूर्ण शब्दों में हमें बता रहे हैं कितना बड़ा निर्णय भाजपा के द्वारा लिया गया है। पर चैतन्य भट्टी जी, ये तथ्य और भावनाओं के बीच में सत्य क्या है, इसके लिए आपकी ओर है, थोड़ा बताएं ना। जबलपुर के दृश्य के संदर्भ में 2018 का इतिहास दोहराएगा या कुछ और की उम्मीद भी की जा सकती है? जहाँ तक जबलपुर की बात है, तो महाकौशल की बात है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाकौशल को और जबलपुर को हमेशा उपेक्षित रखा जी। आप देखिए कि पहले भी जब शिवराज सिंह जी की सरकार थी तब भी एकमात्र राज्य मंत्री थे शरद जी। उसके बाद जब दूसरी बार सरकार आई, कमलनाथ की सरकार गिराने के बाद, तो जबलपुर से किसी भी व्यक्ति को इवन महाकौशल से एक राज्य मंत्री दिया जी। शायद भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि ये हमारा पॉकेट है और ये कहीं नहीं जाएगा, इसलिए इसकी उपेक्षा करते थे। जहां तक नगर निगम की बात है, पिछले 2.5 सालों से नगर निगम में नौकरशाही का राज जी। वहां मन मर्जी चल रही है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठा पाता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके जो विधायक हैं वो इस मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करते हैं। पूरा शहर खुदा पड़ा है स्मार्ट सिटी के नाम पे। 300 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, ऐसा बताया जाता है। 300 करोड़ रुपया मतलब 3 अरब रुपया होता है। 3 अरब रुपये में एक नया शहर बनाया जा सकता है, लेकिन वहां कोई विषय विशेषज्ञ नहीं है, कहीं भी कुछ चल रहा है। सड़क से ऊपर नाली बना दी गई है, पूरी सड़कें खुदी पड़ी हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। अब जहां तक प्रत्याशियों की बात आती है जी, तो जैसा अभी सुकीर्ति जी जैन कह रहे थे कि जितेंद्र जामदार बहुत ही ऐसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता जानता है, समझता है। तो मुझे लगता है कि जितेंद्र जामदार एक बहुत अच्छे सफल चिकित्सक जरूर है और उनका भारतीय जनता पार्टी से काफी साबका भी है, और क्योंकि वो संघ से जुड़े हुए, उनका पूरा परिवार संघ से जुड़ा हुआ, बहुत लंबे समय से संघ से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन पर ये दांव लगा है। बीच में एक क्राइटेरिया आया था भारतीय जनता पार्टी का कि हम युवा को टिकट देंगे और 60 वर्ष से ऊपर वालों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन वो क्राइटेरिया भी डॉक्टर जितेंद्र जामदार के सामने नगण्य हो गया जी। बहुत से युवा कार्यकर्ता थे, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में युवा कार्यकर्ता नहीं थे, लेकिन चूंकि संघ का दबाव था, इसलिए बहुत लंबे समय तक युवा की स्थिति बनी रही कि किसको हम प्रत्याशी बनाएं। कमलेश अग्रवाल थे, युवा कार्यकर्ता थे, अभिलाष पांडे थे, सदानंद गुटगोले थे, और भी कई प्रत्याशी थे जो नगर निगम में रह चुके हैं और नगर निगम की जो कार्यप्रणाली उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं। लेकिन जितेंद्र जामदार मुझे लगता है कि नगर निगम या विधानसभा या इस तरह की कोई राजनीति में कभी रहे नहीं है। अभी जरूर उनको जन अधिकार परिषद का उपाध्यक्ष बना के राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है जी। लेकिन जितेंद्र जामदार के संग सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम अभी जो आ रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, कि जो कोरोना काल में निजी अस्पतालों में जिस तरह की लूट मची थी, उसका जिम्मेदार लोग सोशल मीडिया में डॉक्टर जितेंद्र जामदार को मान रहे हैं और जबरदस्त रूप से इसके बारे में सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें चल रही हैं, क्योंकि वो मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे और जिस तरह से रेट बढ़ाए गए। एक बिल्कुल ही अलग पहलू जो है चैतन्य भट्टी जी ने हमें इस चर्चा में दिया है। डॉक्टर जितेंद्र जामदार जिनके सम्मान को लेकर, जिनके सेवा कार्यों को लेकर बार बार भाजपा उल्लेखित कर रही है, चैतन्य भट्टी जी एक जागरूक पत्रकार होने के नाते बता रहे हैं कि इससे इतर सोशल मीडिया में दूसरी कहानियां सार्वजनिक हो रही हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब होनी चाहिए। इतना तय है कि जबलपुर भाजपा के लिए आसान नहीं है। अगर आसान होता तो प्रामाणिक कार्यकर्ताओं पर दांव लगाया होता। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष रहे जैसे शख्स को भी खारिज कर दिया, कमलेश अग्रवाल को खारिज कर दिया, और भी तकरीबन आधा दर्जन नाम ऐसे हैं जो गंभीरता से लिए जा सकते थे, पर विनय सक्सेना जी की पार्टी के द्वारा चुना गया प्रत्याशी के मुकाबले संघ पोषित व्यक्ति को लाया गया है। क्या ये अपने आप में संघ को सीधे प्रत्यक्ष राजनीति में उतारने जैसा कदम नहीं है? सतना में योगेश ताम्रकार, इंदौर में
अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे जैसे शख्स को और अब जबलपुर के संदर्भ में भी बात कर रहे हैं तो संघ के पदाधिकारी रहे शख्स को मैदान में उतारा जा रहा है। क्या भाजपा को लगता है कि अब उसके कार्यकर्ताओं में इतना दमखम नहीं रहा जो मुकाबला कर पाए, इसलिए संघ के ही कार्यकर्ताओं को उतारना उसे ज़्यादा मुफीद लग रहा है? विचार का विषय होना चाहिए। लेकिन हम जबलपुर से चलकर कटनी की ओर रुख करते हैं। कटनी में महिला के लिए सीट आरक्षित की गई। 2 प्रत्याशी सामने आए। भारतीय जनता पार्टी से ज्योति दीक्षित हैं। अतीत में उनका परिचय कांग्रेस नेता के तौर पर ही रहा है, कांग्रेस से वो पार्षद भी रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने श्रेया रौनक खंडेलवाल को प्रत्याशी बनाया है। मैं विनय जी आपसे जानना चाहता हूं, आपके पुराने साथी रहे संजय पाठक जी, कांग्रेस में थे, आप भाजपा ही हैं, और उसी प्रकार से ज्योति दीक्षित पुरानी कांग्रेसी, कांग्रेस बनाम कांग्रेस का दृश्य है। क्या कहेंगे इस बात पर? कैसा महसूस करते हैं अपने पुराने साथी को अपने सामने खड़ा देखते? एक बार देखिए हिमांशु जी, एक बात तो मैं कह दूं जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है जी, जबकि उस जो कांग्रेस का डीएनए है उसको लिए बगैर भाजपा जो है सरकार नहीं बना पा रही जी। मैंने तो खुलेआम विधानसभा में माननीय शिवराज जी से सामने कहा था कि अगर आज आप वहां बैठे हो जी तो सिर्फ हमारी पार्टी के बदौलत बैठे हो जी। तो ये कोई सपना जो आप लोग देखते हो ना कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, बल्कि कांग्रेस युक्त भाजपा बना लिया आपने। ठीक है, आज जिनका आप नाम ले रहे हैं आदरणीय ज्योति दीक्षित जी का जी और माननीय संजय पाठक जी का जी, आज मैं फिर कहता हूं माननीय संजय पाठक जी एक बार दमोह चुनाव मेरे साथ डिबेट में थे जी, तो मैंने उनसे कहा था कि गारंटी से लिख लो कि दमोह में हम लोग जीत रहे हैं जी। तो उनने कहा था कि अब इस डिबेट के बाद जब चुनाव आएंगे रिजल्ट तब मैं बात करूंगा। तो मैं आज फिर कह रहा हूं कि आज कटनी में भी कांग्रेस का प्रत्याशी महापौर का चुनाव जीत रहा है जी, जबलपुर में भी जीत रहा है और छिंदवाड़ा में भी जीतेगा। मैं पूरे मध्य प्रदेश की भी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपकी डिबेट सुन चुका हूं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं का, काम करने वाले, दरी पट्टा उठाने वाले लोगों का, जिनने जिंदगी भर भाजपा काम किया, चाहे वो जयंत मलैया जी हो और चाहे कटनी में ज्योति दीक्षित जी का आप नाम ले जी, सभी कांग्रेस के लोगों को ला ला के आप सरकार बनाते हो, कांग्रेस के लोगों को तोड़ तोड़ के आप लोग चुनाव लड़ाते हो। ऐसा नहीं लगता कि आप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त बनाना चाहते हो? तो फिर कांग्रेस मुक्त भारत कैसे बनेगा आप बताइए? क्योंकि कांग्रेस ऐसी पार्टी है, आप कितनों को भी ले जाओ उसके बाद नए लोगों को मौका मिलने लगा कम से कम कांग्रेस में। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने हर वो अच्छे चेहरे को मौका दिया है जो कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा है, जिसका पुराना कोई इतिहास जनता से जुड़े रहने का रहा है, वो युवा है, और सब जगह अच्छे से अच्छे चेहरों को कांग्रेस ने उतारा है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिस तरह से तिरस्कार किया गया है महाकौशल का, जिस तरह से कांग्रेस को के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे अध्यक्ष जी, विधानसभा उपाध्यक्ष महोदया, हमारे 3-3, 4-4 मंत्री, जिस तरह से महाकौशल को तवज्जो दी गई थी, और आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जबलपुर शहर से लेके कटनी से लेके छिंदवाड़ा का जिस तरह तिरस्कार कर रही है, इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। विकास के कामों को रोकने का जो इन्होंने काम किया है उसको यहाँ महाकौशल की जनता को माफ नहीं करेगी। इसकी कीमत इन्हें चुकानी पड़ेगी। एक टिप्पणी लेकिन विनय जी मुझे चाहिए आपके प्रत्याशी के संदर्भ में। श्रेया खंडेलवाल को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, क्या कुछ ऐसा श्रेया खंडेलवाल के संदर्भ में आप हमें बता सकते हैं जिसके चलते समझ में आए कि उनको प्रत्याशी बनाना एक सही निर्णय था? कुछ कह सकते हैं? देखिए, हमारे माननीय कमलनाथ जी ने जो सर्वे कराए हैं उसमें बड़ा स्पष्ट है कि जो इस व्यक्ति का सर्वे बहुत अच्छा आ रहा है रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात है युवा चेहरा है, युवक कांग्रेस से जुड़ी रही है, लगातार युवक कांग्रेस के माध्यम से आंदोलनों में रही है, लगातार जनता की आवाज उठाती रही है। आज की तारीख में ऐसा ही व्यक्ति तो चाहिए जो किसी भी हालत में जनता के साथ खड़ा हो। चुनाव की हार जीत अपनी हो सकती है, लेकिन सेनापति हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहे। ऐसा सेना और ऐसा सेनापति तैयार रहे, हम लोग जमीनी स्तर तक काम कर सके, ये माननीय कमलनाथ जी ने निर्णय लिया है। और इस निर्णय के पीछे बहुत ठोस कारण है, कोई हवाई बातें नहीं है। श्रेया जी को मौका दिया जाना, युवाओं को मौका दिया जाना का एक सीधा सीधा जो विनय सक्सेना जी बोल रहे हैं उसकी पुष्टि भी होती है। मात्र 31 साल की उम्र है श्रेया खंडेलवाल जी की। युवा कांग्रेस की पिछले 8-10 साल से सक्रिय कार्यकर्ता है। पार्टी ने सर्वे के आधार पर उन्हें प्रत्याशी बनाया है, ये विनय सक्सेना जी का दावा है। हालांकि खबरें ये भी हैं कि क्षेत्रीय विधायक लखन घनौरिया और राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा की भी बड़ी जोरदार पैरवी इस नाम के साथ में रही, जिसने कहीं ना कहीं कमलनाथ जी को नतीजे की शक्ल में पहुंचाने में मदद की। लेकिन मैं जानना चाहता हूं
कार्यकर्ताओं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर पक्ष रख रहे सुकृति जैन जी के पास में, उनसे समझना चाहता हूँ क्या हो गया है आपकी पार्टी को। पूर्व कांग्रेसियों को पार्टी प्रत्याशी बनाती है और पुराने प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को उनकी पैरवी के लिए टीवी चैनल पर बिठाती है। तो थोड़ा आप रोशनी दें। विनय सक्सेना जी कह रहे हैं जीतेगी तो कांग्रेस ही है, और उनकी बात में भरोसा इसलिए हो जाता है। ज्योति जी जीती तो भी कांग्रेस, श्रेया जी जीती तो भी कांग्रेस। क्या कहते हैं सुकीर्ति जी, कितना कष्ट होता है आपको ये दृश्य देखकर? मानसू जी, जी जैसा मैंने अभी आपसे पहले कहा जी, हमारी विचारधारा, जी हमारी विचारधारा या संघ की विचारधारा से संजय पाठक भी प्रभावित हुए जी, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी उस विचारधारा की निकटतम राजनीतिक दल है, इसलिए उनको यह मौका दिया जी। बात यहाँ पर एक व्यक्ति की पूजा या कमलनाथ की पूजा या विचारधारा की पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलती है और जो हमारी विचारधारा से समर्पित भाव से जुड़कर सेवा का कार्य करते हैं उनका हम स्वागत करते हैं। संजय पाठक जी का किया है, विनय सक्सेना जी यदि हमारी विचारधारा के प्रति समर्पित रहेंगे हम उनका भी करेंगे। सुकृति, आप तो बड़े तथ्यपूर्ण बात करते हैं। ये बताओ, ये विचारधारा से जुड़ने वाला मामला क्या है? दूसरे किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो वो अवसरवादिता होती है, आपसे जुड़ते हैं तो विचारधारा के प्रति समर्पण होता है। थोड़ा समझाए ना। आपका बड़ा सुंदर चेहरा हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, सत्य बोलते हुए व्यक्ति कैसा लगता है दर्शक देख पाए, जरा बताएं। आपके साथ जुड़ना राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र सेवा है, विचार के प्रति आग्रह है, विचार के प्रति समर्पण है, और किसी और दल से जुड़ जाए तो ये अवसरवादिता है। समझाइए ना। अब आप इस बात को आपके ही प्रश्नों में आप जवाब छिपा हुआ है जी, जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, तो मुझे तो केवल इतना समझाइए कि 2015 तक कांग्रेस की पार्षद रही ज्योति जी आज भारतीय जनता पार्टी की महापौर पद की प्रत्याशी है। आपसे समझना केवल इतना चाहता हूं कि क्या कटनी क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कुल जमा 42 साल के इतिहास में तैयार नहीं हो सकी, जिस पर पार्टी ये भरोसा कर पाती कि इसे जनता वोट दे देगी, जनता का समर्थन इसे मिल जाएगा, जनता के स्तर पर इस नाम को स्वीकारा जाएगा। आपको बामुश्किल 5-7 साल पहले कांग्रेस से लाए हुए नेता के जिंदाबाद करने के लिए मजबूर कर दिया। इस संदर्भ में कुछ कहेंगे सुकृति जैन जी? इतनी लाचारी, इतनी बेबसी के संदर्भ में कितना कष्ट आपको है, कितनी पीड़ा आपको है, कितना दर्द आपको है? उतना ही जितना मेरी आवाज में है या उससे भी कुछ ज्यादा है? मुझे आप यदि बोलने का अवसर दें तो मैं निश्चित रूप से इस बात को रखूंगा जी कि भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार करता हूं कि हमारी विचारधारा से यदि जुड़ने के लिए कोई व्यक्ति आया है तो हम उसको पूरा सम्मान देते हैं, एक बात जी। और दूसरी बात, जहां तक प्रश्न उठता है कांग्रेस का, कांग्रेस मुक्त भारत का, तो कांग्रेस मुक्त भारत से तात्पर्य यह है कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ था वह भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में नहीं हुआ, और जो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा उसको भ्रष्टाचार करने का मौका भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात जो आपने कही है कि कोई सीनियर व्यक्ति, जहां तक प्रश्न उठता है विनय ज्योति दीक्षित का, ये 3 बार की पार्षद हैं, और श्रेया खंडेलवाल तो अभी तक एक बार भी पार्षद नहीं बनी जी। और नगर निगम को चलाने के लिए महापौर को अनुभवी भी होना चाहिए। ये दोनों गुण ज्योति दीक्षित में है कि पार्टी के प्रति समर्पण की भावना और नगर निगम को चलाने का उनमें अरे कमाल की बात है, क्या दलील लेकर आए हैं सुकृति जैन जी। धन्य हो गए हम लोग। नरेंद्र मोदी जी को सीधे मुख्यमंत्री बनाया था आपकी पार्टी ने, कभी विधायक भी नहीं बने थे। मनोहर लाल खट्टर जी को बनाया था हरियाणा में मुख्यमंत्री, वह भी पहली बार ही विधायक बने थे। ऐसे अनुकरणीय उदाहरण देश में प्रस्तुत करने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध नेता सुकृति जैन जी कांग्रेस के प्रत्याशी को इस आधार पर खारिज कर रहे हैं। उनके पास अनुभव नहीं है, नगर निगम चलाने के लिए थोड़ा अनुभव होना चाहिए, विचार करना चाहिए। लेकिन मैं चैतन्य जी वापस आपके पास रुक करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कटनी के संदर्भ में कांग्रेस बनाम कांग्रेस का दृश्य भाजपा के लिए अनुकूलता लेकर आएगा, या आपको लगता है भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं को समझाने में ज्यादा चुनौती आएगी वनस्पत मतदाताओं के? आपकी टिप्पणी, फिर हम छिंदवाड़ा की ओर रुख करेंगे।
लेकिन हिमांशु जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जी या तो वो बहुत डरते हैं अपनी पार्टी के डंडे, अनुशासन के डंडे से, जी या बहुत ही सहनशील है। जी उनके सिर पे पैर रख के कोई भी चला जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेचारे जिंदगी भर दरी पट्टे ही उठाते रहेंगे। जी ऐसे उन्होंने अपनी नियति को मान लिया है। आप देखिए कि तमाम कांग्रेस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करती है और जी उनको तुरंत पद दे देती है। जी ये तो उसी समय से शुरू हुआ था जब कमलनाथ की सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण गिर गई थी। जी जिन लोगों के खिलाफ जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बड़े बड़े विज्ञापन छपते थे, अब बस करो महाराज, अब की बार शिवराज सरकार, जी कोई दोनों एक दूसरे के गलवैया डाल के घूम रहे हैं। जी तो ये स्थितियां जो है, भारतीय जनता पार्टी के जो वास्तव में कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी है दरी पट्टा उठाते हुए, जय जयकार करते हुए, उनको आप अगर इस तरह से इग्नोर करोगे तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं विस्फोट तो होगा एक न एक दिन। ठीक है, अभी आप अनुशासन का डंडा चलाते हो, यहाँ पे भी यही कहा गया कि अनुशासन के कारण सब अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अनुशासित पार्टी है इसलिए सार्वजनिक मंच पे नहीं सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकता है। लेकिन कुल मिला के चैतन्य भट्टे जी भी अचरज में है। भाजपा इतनी सहनशील है या इतना डरते हैं भाजपा के कार्यकर्ता? हालांकि हमारे को सुकृति जैन स्वयं बोल दिए हमने सहन किया, तो जब उन्होंने सहन किया शब्द इस्तेमाल कर दिया तो चैतन्य जी आपको उससे समझना चाहिए कि क्या कुछ मन में चल रहा है। पर अब हमें छिंदवाड़ा की ओर रुख करना है, क्योंकि छिंदवाड़ा बड़ा प्रतिष्ठापूर्ण है। प्रतिष्ठापूर्ण इसलिए है कि प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में छिंदवाड़ा को कांग्रेस का नहीं बल्कि कमलनाथ के गढ़ के तौर पर देखा जाता है। लेकिन अचरज की बात है कि जब महापौर के संदर्भ में बात होती है, छिंदवाड़ा शहर के संदर्भ में बात होती है, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का लगातार वर्चस्व दिखाई देता है। वर्तमान में तो 2023 के संदर्भ में कमलनाथ अपने जीवन की आखिरी लड़ाई मानो लड़ रहे हैं, निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके जीवन का कुल मिलाकर उद्देश्य ये रह गया है कि मुझे एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर पहुंचना है। वे इस प्रतिशोध के लिए ही वह लगातार सक्रिय है। पर छिंदवाड़ा का नगरीय निकाय चुनाव का नतीजा एक तरफ और बाकी 15 नगरीय निकाय के चुनाव का नतीजा एक तरफ। तो ऐसी स्थिति में विनय सक्सेना जी मेरे साथ में है और उनसे समझना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने विक्रम आहाके को प्रत्याशी बनाया है, बीजेपी ने अनंत ध्रुवे को बनाया है। अतीत छिंदवाड़ा शहर का कांग्रेस और कमलनाथ के खिलाफत का है नगरीय निकाय चुनाव के संदर्भ में। कितनी संजीदगी से ले रहे हैं विनय सक्सेना जी से आप? कितना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया ये नगरीय निकाय चुनाव, क्योंकि इसमें छिंदवाड़ा में भी वोट गिरना है, उस छिंदवाड़ा में जो कभी भी कांग्रेस और कमलनाथ जी के साथ दिखा नहीं है। एक तो मैं सबसे पहले आदरणीय जैन साहब की इस बात पे टिप्पणी करना चाहता हूं, और आपकी अनुमति हो। जी जरूर। उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो व्यक्ति कभी पार्षद नहीं रहा, जी अगर पार्षद नहीं रहा तो उसको मेयर का उसका अनुभव होना चाहिए पार्षद का। तो वो बात जबलपुर शहर पे भी लागू होगी और अन्य जगह भी लागू होगी। तो इसका मतलब है कि इन्होंने हार मान ली जबलपुर शहर में। जी अगर जबलपुर शहर में जितेंद्र जामदार जी को पार्षद का अनुभव नहीं था, जैसा कटनी में वो आर्गूमेंट कर रहे थे, तो कृपया कर जैन साहब स्पष्ट कर दे जबलपुर में भी लागू कराएंगे वो। जी। और अपने उन्होंने जिस तरह से तिरस्कार किया अपने कार्यकर्ताओं, बड़ी ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है विनय सक्सेना जी ने। विनय सक्सेना जी ने बताया है कि यहाँ पर पैनल में मौजूद सुकृति जैन जी कटनी के संदर्भ में कांग्रेस प्रत्याशी को इस आधार पर खारिज कर रहे हैं कि नगर निगम चलाना बड़ा महत्वपूर्ण काम है। एक पार्षद के तौर पर काम करने का अनुभव भी जिस प्रत्याशी के पास नहीं है, उसको ये जिम्मेदारी देने की फैसला जनता कर कैसे सकती है। लेकिन ये जो दलील कटनी के संदर्भ में सुकृति जैन जी ने दी है, विनय सक्सेना जी का मानना है कि जबलपुर के मतदाताओं पर भाजपा के संदर्भ में इसका असर पड़ेगा और जितेंद्र जामदार के संदर्भ में वोट देते समय जबलपुर के मतदाता जरूर विचार करेंगे कि भाई इस व्यक्ति को पार्षद के तौर पर भी कोई अनुभव नहीं है, ये नगर निगम कैसे चला पाएगा। ऐसा अनुकूलता विनय सक्सेना जी को जैन साहब की दलील के माध्यम से दिखाई दी है। जी विनय सक्सेना जी आगे जारी रखे छिंदवाड़ा के संदर्भ में। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, चाहे छिंदवाड़ा हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे कटनी हो, कोरोना महामारी में जबलपुर भी मरीज आते थे, नागपुर भी जाते थे और कटनी के भी जबलपुर आते थे। लोगों ने कोरोना महामारी का जो लूटपाट अस्पतालों की है उसको आज तक भूले नहीं। और छिंदवाड़ा की अगर आप बात करें तो मैं स्पष्ट कहना चाहूं कि माननीय कमलनाथ जी का क्षेत्र है। माननीय कमलनाथ जी की आंख का एक एक पूरा हिस्सा, एक एक कोना जो छिंदवाड़ा का उनकी आंखों से गुजरता है।
सीधे संपर्क जीवंत उनके जो छिंदवाड़ा के लोगों से हैं। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से वहां पे विक्रम आहाके को उन्होंने चुना है, तो बहुत सोच समझ के सर्वे के आधार पर चुना होगा और हर हालत में विक्रम आहाके को चुनाव जिता के लाना, ये हमारी प्रतिष्ठा और माननीय कमलनाथ जी का जिस तरह से वहां का सिस्टम है, जिस तरह से उनके काम करने की शैली है, माननीय नकुल नाथ जी का जिस तरह से एक एक व्यक्ति जीवन संपर्क है, इसका परिणाम छिंदवाड़ा में हमको मिलेगा। और ना सिर्फ छिंदवाड़ा मिलेगा, फिर दोहराता हूं, जबलपुर और कटनी में भी यही दोहराया जाएगा कि हमारे तीनों के तीनों प्रत्याशी महापौर का चुनाव जीतेंगे। तो कुल मिलाकर विनय सक्सेना जी का कहना है कि कमलनाथ जी का जिस प्रकार का सेवा कार्य है, नकुल नाथ जी की जैसी सक्रियता है, उसके मद्देनजर छिंदवाड़ा का चुनाव हम हरा जीतेंगे। लेकिन मेरे पास सुकृति जैन जी थोड़ा अलग सवाल है आपसे। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ से अनंत धुर्वे को प्रत्याशी बनाया। वहाँ के जिलाध्यक्ष है बंटी साहू जी, उनसे जुड़े हुए वो माने जाते हैं। पर छिंदवाड़ा में पिछले 3 दशक की सियासत चौधरी चंद्रभान सक्सेना के नेतृत्व में भाजपा की रही। पर इस समय भाजपा ने चौधरी चंद्रभान सक्सेना को किनारे किया हुआ है या चौधरी चंद्रभान सक्सेना को किनारे करने की राजनीति को चलाया हुआ है। आपसे जानना ये चाहता हूँ कि कमलनाथ जी के गढ़ में अनंत धुर्वे को प्रत्याशी बनाया है, इसके संदर्भ में भी आपके पास दलील कुछ ऐसी है जैसी आप कटनी के संदर्भ में दे रहे थे, या इससे इतर कुछ ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि छिंदवाड़ा एक बार फिर कमाल करेगा और 2023 के संदर्भ में जो कमलनाथ जी का मंसूबा है उसे कामयाब नहीं होने देगा? हिमांशु जी, पहले मैं भाई विनय जी के एक प्रश्न पहले उसका जवाब दे दूं। जी, बेहद जरूरी है। डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी जन अभियान परिषद के माध्यम से जी जनता के हर तबके से जुड़े हैं। जी। एक बड़ा संगठन चलाने का उनका अनुभव है जी। इसके पहले भी रहे हैं। और निश्चित रूप से कटनी में यदि खंडेलवाल जो हैं, ऋचा खंडेलवाल, श्रेया खंडेलवाल, उनको एक संगठन के लिए काम करने का अनुभव है, इनको सेवा का अनुभव है। और जो सेवा का अनुभव का जो अवसर मिला है इनको, जो नगर निगम के महापौर के माध्यम से गरीब से गरीब तबके तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाएंगे। और दूसरा प्रश्न जो आपने श्री धुर्वे जी के बारे में कहा है, तो निश्चित रूप से हर एक स्थान पर अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। चौधरी चंद्रभान सिंह जी काफी लंबे समय तक छिंदवाड़ा की राजनीति में प्रभावी रहे हैं, आज भी वो प्रभावी रहेंगे। लेकिन समय के साथ में हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का अवसर मिलता है जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और निश्चित रूप से चौधरी चंद्रभान सिंह का आशीर्वाद और मार्गदर्शन के साथ में वो जनता की सेवा श्री धुर्वे जी सफलतापूर्वक कर सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है। मेरा ये जानने में दिलचस्पी है कि छिंदवाड़ा के चुनाव को हमें अनंत धुर्वे बनाम विक्रम आहाके देखना चाहिए सुकृति जैन जी, या कमलनाथ बनाम शिवराज सिंह चौहान के तौर पर देखना चाहिए? क्या कमलनाथ को उनके ही गढ़ में शिकस्त देने के लिए भाजपा कोई कोर कसर बाकी नहीं रख छोड़ेगी? क्या हमें इसे शिवराज सिंह बनाम कमलनाथ की दृष्टि से देखना चाहिए? क्या इतना स्वीकारोक्ति करने का साहस सुकृति जैन जी का है कि हाँ मानते हैं कि हो जाए इसी आधार पर, जो नतीजा आएगा उसे कमलनाथ जी की जीत हार के तौर पर या शिवराज सिंह चौहान की जीत हार के तौर पर देखिएगा? क्या कहते हैं, तैयार? चुनाव में प्रत्याशियों का ही प्रतिस्पर्धात्मक रुख रहता है। मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं, कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, शिवराज जी प्रदेश के हैं, उनको एक छोटे से नगर निगम के क्षेत्र में सीमित नहीं किया जा सकता है। उसके लिए जो स्थानीय प्रत्याशी जो अब धुर्वे और आहाके को घोषित किया है अपने अपने दलों ने, इन दोनों की योग्यता और क्षमता और कार्यकर्ताओं का इनके साथ में जनता का विश्वास हिल क्यों गया? आप तो अपनी पार्टी के संगठन की मजबूती को लेकर, प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर इतने ज्यादा आश्वस्त है सुकृति जैन जी। एक सवाल क्या हुआ, आप छोटा चुनाव, छोटे लोग, स्थानीय मुद्दे, इस पर चले गए। पार्टी पे भरोसा नहीं रहा, सरकार पे भरोसा नहीं रहा, या नेतृत्व पे भरोसा नहीं रहा, कहाँ उलझ गए? स्थानीय शासन के चुनाव में जी मुद्दे तो आपके सड़क और नाली और सफाई के ही रहेंगे जी, चाहे छोटा दल लड़े चाहे बड़ा दल लड़े जी। और छोटे कार्यकर्ता, वार्ड स्तर का कार्यकर्ता से लेकर सांसद और विधायक तक एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से जनता की इस समस्या को सुलझाने के लिए उस प्रत्याशी के पीछे खड़ा रहता है जिस प्रत्याशी को पार्टी ने अपना प्रतिनिधित्व सौंपा है। और जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है,
मुख्यमंत्री अपने अपने स्तर के हैं और ये जो चुनाव जो है ये स्थानीय स्तर पर ही इसमें तो डिसीजन सदरती जैन होगा। जी तमाम कोशिशों के बावजूद भी तैयार नहीं है भाई, ऐसे कमलनाथ बनाओ शिवराज मत बनाओ, ऐसी मुश्किल में मत डालो। तो कुल मिलाकर एक तरफ कांग्रेस पार्टी की नेता थी हमारे साथ में कविता जी, वो कह रही थी हम 16 के 16 जीतने वाले हैं। हमें उम्मीद थी सुकृति जैन जी कहेंगे कम से कम छिंदवाड़ा तो हम ही जीतने वाले हैं, पर उन्होंने कहा नहीं। पर मैं चैतन्य जी आपसे जानना चाहूँगा, क्या छिंदवाड़ा में इतिहास पलट जाएगा? कांग्रेस की टीस रही है कि हम छिंदवाड़ा की विधायकी जीत लेते हैं। छिंदवाड़ा का संसदीय क्षेत्र एक अपवाद स्वरूप कह दें, जब एक उपचुनाव में सुंदरलाल पटवा जीतने में सफल रहे थे, बाकी भाजपा या जनसंघ कभी जीतने में सफल नहीं रहे। लेकिन छिंदवाड़ा शहर को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बाएं हाथ का खेल रहा है। क्या ये चुनाव कमलनाथ जिस उद्देश्य के साथ लड़ रहे हैं उसमें कमलनाथ का साथ दे देगा? ये देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को चुनाव में उतारा है जी, वो एक सहायक तृतीय श्रेणी सहायक के रूप में भर्ती हुए थे वो अनंत राम जी धुर्वे नगर निगम में जी, और प्रमोशन पाते पाते आज डिप्टी कमिश्नर हो गए जी। मुझे लगता है कि इतने बड़े छिंदवाड़ा में कोई ऐसा व्यक्ति उनको नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को जो पार्टी का हो। जी, एक जो नौकरशाह है जिसको अभी 1.5 साल है रिटायर्ड होने में, उसको आप अपना प्रत्याशी बना रहे हो। मुझे लगता है कि जितेंद्र शाह का जो नाम चल रहा था बीच में, बिल्कुल फाइनल हो चुका था कि जितेंद्र शाह ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे जी। लेकिन बंटी साहू जो वहां बहुत बड़ा प्रभुत्व रखते हैं और जैसा आपने भी कहा कि चौधरी चंद्रभान सिंह की चलती नहीं है, उनको किनारे कर दिया गया है जी, उसके आधार पर अचानक उनका नाम काट के अनंत राम धुर्वे जी का नाम शामिल किया गया और उनको बकायदा टिकट दे दी। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आदिवासी बाहुल्य लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए अनंत राम धुर्वे को उन्होंने प्रत्याशी बनाया जी। लेकिन मुझे लगता है कि सुकीर्ति जैन बार बार ये बोलते हैं कि हमारे जो संगठन है उसमें जो कार्यकर्ता है वो उसकी बहुत महानता होती है, उसको बहुत महत्व दिया जाता है। लेकिन जब प्रत्याशियों की बात आती है तो यहाँ तो जबलपुर में भी वेद प्रकाश को प्रत्याशी बनाने की बात चल रही थी, जो कमिश्नर रहे 5 साल जबलपुर में। ये अलग बात है कि वो नहीं बन पाए, लेकिन छिंदवाड़ा जैसी जगह में अगर आप एक डिप्टी कमिश्नर को जो अभी रिटायर्ड भी नहीं हुआ है उसको रिटायरमेंट दिलवा के अगर आप प्रत्याशी बनाए तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी मैं चैतन्य जी आखिरी टिप्पणी आपसे चाहता हूं। महाकौशल की तीनों ही सीटों पर भाजपा के प्रामाणिक कार्यकर्ताओं को खारिज कर अन्य को मौका दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र जामदार संघ के प्रामाणिक स्वयंसेवक हैं, लेकिन भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता की श्रेणी में उन्हें नहीं रखते हैं। ज्योति ये कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदिकाल से प्रामाणिक कार्यकर्ता तो नहीं है, कांग्रेस से आयतित नेता हैं। और तीसरे प्रत्याशी सम्माननीय अनंत धुर्वे जी, वह तो ना तो संघ के कार्यकर्ता हैं ना भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बल्कि एक सरकारी कर्मचारी हैं। भाजपा से इतर प्रत्याशी चयन किस रणनीति के तहत, थोड़ा इस पर आपकी आखिरी टिप्पणी। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि आयातित लोगों से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई। आप अपने बच्चे को किनारे कर रहे हो, सौतेले बच्चे को जिसको गोद लिया है आपने उसको आप पूरा लाड़ दुलार दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो अपना बच्चा है वो नाराज होगा। मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, उसका डंडा चलता है, इसलिए लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन मन ही मन जो अंदर उनका गुबार है वो किसी दिन विस्फोट की स्थिति लेगा। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा, क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता हैं, कुल मिलाकर चैतन्य भट्ट जी ने कहा अपनों के प्रति द्वेष और परायों के प्रति प्रेम, भाजपा अपनी पहचान कम से कम महाकौशल अंचल में ऐसी क्यों बना रही है, ये बात समझ से परे है। अब जब परिणाम आएगा तो शायद चैतन्य जी हम समझ पाए कि इसलिए ऐसा फैसला लिया गया, लेकिन आज की तारीख में तमाम कार्यकर्ताओं के मन में इन प्रत्याशियों को लेकर सवाल है। कांग्रेस का दावा है कि जो 5 साल पहले 7 साल पहले नगरीय निकाय चुनाव में जो हुआ था वो इस बार नहीं होगा। कांग्रेस न केवल दमदारी से लड़ेगी बल्कि जीतेगी भी। पर क्या वाकई ऐसा होगा, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो भोपाल और सागर के संदर्भ में बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए। कालड़ा बन प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर अत्याधुनिक लेजर मशीन से पाएं गोरापन, मनचाहा फेस प्रोफाइल, फेस लिफ्ट, गालों में डिम्पल। कालड़ा बन प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, पचपेड़ी नाका और राजकुमार कॉलेज के सामने, रायपुर।
ये मेरा स्पेशल टच। और ये मेरा स्पेशल टच। शुद्धता और सेहत का वचन, शुद्ध देसी वचन घी। सभी प्रकार के कैंसर का सुरक्षित व विश्वसनीय इलाज अब एक ही छत के नीचे। बालको मेडिकल सेंटर, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, कैंसर मुक्त समाज बनाने की ओर कार्यरत। अरे यार मिश्रा जी, आपसे कितनी बार कहा है। अरे सरिया का हम क्या बताएंगे। अब सरिया तो सरिया है, लगा दीजिए जो सा लगाना है। हाँ हाँ लगा दीजिए, फोन मत करिएगा, बार बार फोन करके परेशान करते हैं। ओए सुन, सरिया मतलब कोई भी सरिया नहीं, सरिया मतलब कोर सरिया। कालड़ा बन प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर अत्याधुनिक लेजर मशीन से तिल, मस्सी, ब्लैक हेड्स, जले कट्टी चोटों के दाग और झाइयों से छुटकारा। कालड़ा बन प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, पचपेड़ी नाका और राजकुमार कॉलेज के सामने, रायपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल हमेशा आपकी सेवा में तैयार। श्रेष्ठता, विश्वसनीयता और भरोसे का प्रतीक रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल। GK TMT बार्स, शानदार स्ट्रेंथ, बेमिसाल फ्लेक्सिबिलिटी। GK TMT, सपनों को जी के देखो। मिश्रा जी। जी सर। ब्रेक्स टॉप क्वालिटी का है सर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारे खास पेशकश महापौर का गणित में, जिसके तहत हम लगातार सिलसिलेवार बात कर रहे हैं कि कहां क्या कुछ समीकरण मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के अंतर्गत महापौर के चुनाव को लेकर हैं। अब इस क्रम में हम रुख कर रहे हैं मध्य भारत की ओर, जहां पर भोपाल और सागर के संदर्भ में हम बात करेंगे। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, बेहद प्रतिष्ठापूर्ण है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भोपाल का जब भी जिक्र होता है तो अतिरिक्त उत्सुकता रहती है। संसदीय चुनाव के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो ये पूरी तरीके से भाजपा के गढ़ के तौर पर है। लगातार भारतीय जनता पार्टी भोपाल सीट को जीत रही है, लेकिन मेयर के संदर्भ में ऐसा नहीं है। मेयर में कांग्रेस भी जीतने में सफल रहती है और इस बार भी जब प्रत्याशी चयन की बात आई तो कांग्रेस ने बड़ी आसानी के साथ प्रत्याशी चयन कर लिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बड़े स्तर पर मंथन चला और लंबे मंथन के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व पार्षद मालती राय को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं उनके मुकाबले में विभा पटेल जी हैं। विभा पटेल जी वर्तमान में महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष हैं, लेकिन इससे पहले भी महापौर की भूमिका में भोपाल की जनता के बीच में रह चुकी हैं। इन दोनों की उम्मीदवारी के बीच में निश्चित रूप से लोगों को उत्सुकता है कि समीकरण कहाँ क्या कुछ रहेगा। चर्चा तो ये थी कि शायद कृष्णा गौड़, जो स्वयं भी पहले मेयर रह चुके हैं, उन्हें पार्टी प्रत्याशी बनाएगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नीतिगत निर्णय लिया कि वह किसी भी विधायक को मैदान में नहीं उतारेगी, इसलिए कृष्णा गौड़ के संदर्भ में नाम चलते हुए भी सिरे नहीं चढ़ पाया। समझने की कोशिश करते हैं कि भोपाल के संदर्भ में ये समीकरण क्या रंग दिखाएगा। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तीन खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के संजीदा प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी हैं, मुखर कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता जी जो उपाध्यक्ष हैं मीडिया सेल के, वह हमारे साथ हैं, और साथ ही पवन देवलिया जी जो बुंदेलखंड और भोपाल की राजनीति को बहुत नज़दीकी से जानते बूझते हैं, वह भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रजनीश जी से ही करता हूँ और रजनीश जी से समझने की कोशिश करता हूँ, भोपाल में फैसला लेने को लेकर हवाओं में बहुत कुछ बहा। रजनीश जी, क्या ऐसी उलझन रही? भोपाल जैसे गढ़ में भी प्रत्याशी चयन करने में पसीना आ गया और जिसको चुना उसके संदर्भ में लोग सवाल कर रहे हैं। 2 बार पार्षद के तौर पर नाकाम रही शख्स को महापौर के संदर्भ में उम्मीद जगा दी। कुछ कहेंगे रजनीश जी? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के चयन प्रक्रिया को कांग्रेस से तुलना नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता आधारित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी संगठन कार्यकर्ता को महत्व देने वाली पार्टी है और यहाँ प्रत्याशी नहीं बल्कि पार्टी चुनाव लड़ती है, संगठन चुनाव लड़ता है। जब संगठन चुनाव लड़ता है तो जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, प्रमुख कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, इन सबसे विचार विमर्श होता है और कई बार कोई कमी, कोई अधिकतर, किसी की योग्यता, ये सब प्रकार के बातों को लेकर जब संगठन की बातें करते हैं तो एक दूसरे के पूरक होकर चुनाव लड़ते हैं और जो कमजोरी किसी व्यक्ति की, जनप्रतिनिधि की या प्रत्याशी की होती है, वो दूसरे की जुड़ के ताकत बनती है
जो प्रत्याशी की ताकत होती है वो बाकी जनप्रतिनिधियों की ताकत बनती है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हर छोटा बड़ा चुनाव आसानी से जीतती रही है, और आने वाले चुनाव को भी हम जीतेंगे। और जो आप कह रहे हैं एक्सरसाइज की बात, तो आपको पता होगा कि 11 तारीख के बाद से तो भारतीय जनता पार्टी ने एक्सरसाइज की शुरुआत की थी। बहुत प्राथमिक बैठक 11 तारीख को हुई थी। हमने 3 स्तर पर अलग अलग फीडबैक मैकेनिज्म बना के रखा था। बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री, मंडल के पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, इनसे हमने एक सिस्टमेटिक फीडबैक लिया था, एक थर्ड पार्टी फीडबैक लिया था, और जो वरिष्ठ नेता चुनते हैं, जो चयन समितियां हैं, जिले का कोर ग्रुप, प्रदेश का कोर ग्रुप, ये इन सबसे चर्चा के उपरांत ही प्रत्याशियों का चयन हुआ है। और संगठन सामूहिक निर्णय लेता है, और स्वाभाविक है कि जब आपने बहुत भारी शब्दों का इस्तेमाल कर दिया रजनीश जी, लेकिन कुल मिलाकर मर्म की बात इतना बताइए कि इतने दावेदारों की भीड़ में हमने मालती राय को चुना, तो क्यों चुना, ये लोगों की जानने में दिलचस्पी है। थोड़ा सा समझाइए तो सही कि देखिए ये इनको हमने चुना, ये इनकी खूबी है, ये इनकी कुशलता है, ये इनका योगदान है। थोड़ा रोशनी दीजिए ना, मतलब आपकी प्रक्रिया कैसी है, कार्यकर्ताओं को कितना महत्व है। अभी हम चर्चा करते आ रहे हैं, सरकारी नौकरी में है आपके छिंदवाड़ा के प्रतिनिधि, सारे कार्यकर्ता घर बैठे रह गए और सरकारी नौकरी करने वाला उपायुक्त जो है प्रत्याशी हो गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष टापते रह गए, संघ के प्रामाणिक स्वयंसेवक वह प्रत्याशी हो गए। भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिला कार्यकर्ताएं कटनी में जाने कितने प्रदर्शन का हिस्सा रहीं, और कांग्रेस से आई ज्योति जी को आपने प्रत्याशी बना दिया। तो जो कार्यकर्ताओं के प्रति आपका समर्थन है, सम्मान है, स्थान है, वो तो अलग अलग चर्चाओं में निकल कर आता है। लेकिन हाल फिलहाल हम भोपाल पर रहते हैं, और जिन मालती राय जी को प्रत्याशी बनाया है उनकी खूबियों को जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं। आप जैसा कुशाग्र व्यक्ति यहाँ मौजूद है, थोड़ा अपने उम्मीदवार की संदर्भ में बताए तो सही, क्या खूबियां हैं? देखिए, एक तो डॉक्टर साहब ऐसा है कि आपने भारतीय जनता पार्टी की चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया था, उसका स्पष्टीकरण मैंने दिया है जी। इसलिए प्रश्न जो किया था मैंने उसका उत्तर दिया है। आप जो कह रहे थे देरी लग गई वगैरह वगैरह, आपने ढंग से आप जंप मार के आप इस तरफ आए हैं कि प्रत्याशी क्यों चुना है। तो भारतीय जनता पार्टी के, मैंने कहा आपसे पहले प्रश्न के उत्तर पर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जी मालती राय, जो हमारे तमाम प्रकार के संभावित प्रत्याशी थे, उनमें वो गुण उपयुक्त लगे। ये जो नगर निगम की लंबे समय से देखने समझने वाले, अनुभव वाले, भले ही चुनाव हारी, पहले पार्षद रही हूं, लेकिन नगर निगम की राजनीति से, नगर निगम के काम धाम से वाकिफ हैं, सामान्य परिवार की महिला हैं, इसलिए रोजमर्रा का जो नगर निगम से वास्ता पड़ता है वो उनको उसका अनुभव है। संगठन की कार्यकर्ता रही है, जिला में पदाधिकारी रही है, इसलिए कार्यकर्ता और नगर निगम का जुड़ाव से उनका सीधा संबंध है। और इन्हीं सब कारणों के चलते, विधायकों के और जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ पदाधिकारियों की सहमति के चलते हमने मालती राय को चुना, जनता के सामने रख रहे हैं, तो जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके आगे विजय भी बनाई। तो इतनी खूबियां उन्होंने बताई है। उन्होंने बताया भले वो पार्षद के तौर पर जीतने में चुनाव लगातार 2 बार सफल ना हुई हो, पर उन्हें नगर निगम की प्रक्रिया की जानकारी है, और इसलिए जानकारी है क्योंकि वो सामान्य वर्ग से आती है, सामान्य परिवार की हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें नगर निगम से वास्ता पड़ता है। इस लिहाज से उनको उम्मीदवार बनाया जाना बड़ा उपयुक्त है। पार्टी की वो प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं, जिला स्तर पर पदाधिकारी रही हैं, पार्टी के संगठन कार्य में उनका योगदान है। इतनी सारी खूबियां उन्होंने बताई हैं। मैं जाना चाहता था भूपेंद्र गुप्ता जी के पास, लेकिन खूबियां इतनी बता दी रजनीश जी ने कि मेरा मन कर रहा है कि मैं पवन जी के पास कूद कर जाऊं और उनसे जानूं कि बाकी जितने दावेदार थे उनमें क्या ये खूबियां नहीं थी पवन जी, जो भारतीय जनता पार्टी मालती राय के संदर्भ में पहुंच गई, या इससे इतर कोई और कारण रहा उनको प्रत्याशी बनाने के संदर्भ में, जो बतौर खोजी पत्रकार आपके पास जानकारी और हमसे साझा करना चाहें। पवन जी, शायद आपने म्यूट का बटन दबाया हुआ, उसे अनम्यूट कर दें। नहीं दबा। जी पवन जी, आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही। भारतीय जनता पार्टी की यह विडंबना है कि देश का, या कहना चाहिए विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी में महिलाओं का नेतृत्व खड़ा नहीं कर पाई। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चयन की जो लंबी प्रक्रिया अपनाई, इसमें ये स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है।
कांग्रेस का पक्ष है, कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो निश्चित रूप से बहुत वजनदार कहना चाहिए प्रत्याशी है जी। और भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं था, महिला कार्यकर्ता नहीं था, या कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से नेतृत्व खड़ा नहीं किया महिलाओं के बीच जाके, जो इस चुनाव को लड़ सकता था। और जहां तक मालती राय की बात है, तो मालती राय का अपना राजनीतिक भविष्य क्या रहा है ये रजनीश जी भी नहीं बता पाए, क्योंकि एक बार वो पार्षद रही हैं, 2 बार चुनाव हारी है। राजनीति में उनका कितना वो रहा है, पदों पर रही है, ये एक अलग विषय है, लेकिन जनता के बीच में कहाँ थी ये बताना रजनीश जी को भी बहुत मुश्किल होगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो 3 विधायक हैं उन्होंने जिताने का ठेका लिया है, ये सब कुछ बता रहे हैं संगठन की बैठकों में। हमें लगता है खुले मन से सारे विधायक बात कर रहे हैं और संगठन के नेता बात कर रहे हैं उन विधायकों से जो मालती राय को चाहते हैं कि प्रत्याशी बने। तो ऐसी परिस्थितियों में मालती राय का चेहरा कहाँ होता है चुनाव? तो कुल मिलाकर पवन देवलिया जी का कहना है कि ज्यादा अचरज की बात नहीं है, कोई महिला नेतृत्व ऐसा तैयार ही नहीं हुआ भोपाल के संदर्भ में जिसको ऐसी परिस्थिति में चेहरा बना पाते थे। अब कोई तो प्रत्याशी बनाना था, तो 3 विधायकों ने जिस नाम पर जिम्मेदारी ले ली उसको प्रत्याशी बना दिया गया। तो मैं सीधे भूपेंद्र गुप्ता जी के पास चलता हूँ। एक तरफ विभा पटेल है, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व महापौर हैं, लेकिन भोपाल से विधानसभा के स्तर पर जनता से वह भी नकारी गई हैं। भूपेंद्र जी, आपसे जानना चाहता हूँ, 3 विधायक भाजपा प्रत्याशी की को जिताने की गारंटी लिए हुए हैं, कहीं आपने महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष को जबरिया दांव पर तो नहीं लगवा दिया? 3 विधायक जिसके खिलाफ मैदान में उतरेंगे, ऐसे में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव जीतना कितना मुश्किल जाएगा? बहुत मुश्किल नहीं है जी। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 3 विधायकों को गारंटी लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जी। आवश्यकता इसीलिए पड़ रही है कि कैंडिडेट बहुत कमजोर है जी। जमीन से उसका कोई लगाव नहीं है, और जो मौलिक समस्याएं होती हैं शहर की, उन समस्याओं में उनकी उपस्थिति क्या थी? जी। कोरोना के दौरान जब लोग मर रहे थे, कहाँ थे डॉक्टर जामदार, कहाँ थी मालती राय जी, कहाँ थे जो है आपके सुशील तिवारी की पत्नी सागर में जी, ये कहाँ पर थे जब लोग मर रहे थे? तड़प तड़प के उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत थी, उनको सिलेंडर की जरूरत थी, उन्हें इंजेक्शन की जरूरत थी, उन्हें दवाई की जरूरत थी। तब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इंजेक्शन चुराने में लगे थे, तब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बिस्तर बेचने में लगे थे। उस दौरान इस प्रत्याशी की उपस्थिति कहाँ थी? जी, ये सवाल जो है ये मौलिक सवाल है जी। आज भोपाल जो है तड़प रहा है। आप देखें किसी प्रदेश की राजधानी में 10 दिन तक पानी ना दिया जाए जनता को, जनता प्यास से तड़प तड़प कर जो है टैंकर माफिया के हाथ में गिरवी रखी जाए, ये राजधानी को दिया आपने? ये स्मार्ट सिटी है मध्य प्रदेश की? ये आपका सुशासन है? ये आपका डिलीवरी सिस्टम है? ये सवाल जो है ये मौलिक सवाल है। ये कहानियां कि हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं और ये ड्रामेबाजी, आज आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का ये ढंडोरा पीटते फिरते हैं, फर्जी ये पाखंड करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो तो 3 विधायकों का टोटा कहां से पड़ गया जो खरीदने पड़े आपको? इसका से जवाब देना चाहिए। हर चुनाव में तुम्हारी दुकान में कुछ कमी पड़ जाती है, तुम्हारा माल बिकता नहीं है, उसके बाद ढूंढते फिरते हो कि किसको हम खरीद सकते हैं, किसको उठा सकते हैं, किसको जो है दल बदल करा सकते हैं। भूपेंद्र जी, आप तो बहुत कुशाग्र व्यक्ति हैं। आपकी दृष्टि में केवल मध्य प्रदेश रहता है या राजस्थान की तरफ भी कभी कभी आपकी दृष्टि जाती है? जैसा दृश्य हम मध्य प्रदेश में देखते हैं ना, ऐसा दृश्य राजस्थान में भी देखने को मिलता है। वहाँ भी दुकान में माल की कमी हो जाती है, वहाँ पर भी ऐन मौके पर कुछ नया माल आ जाता है। तो थोड़ा दृष्टि उस तरफ भी आपकी रहती है कि नहीं रहती, ये जानने में मेरी दिलचस्पी है। लेकिन मैं फिर मुद्दे पर आता हूँ और आपसे ये जानना चाहता हूँ कि विभा पटेल के संदर्भ में उम्मीदवारी है, 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम भाजपा प्रत्याशी को जिताएंगे, इसका मुकाबला कैसे करेंगे? मुकाबला तो सिद्ध है मामला कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उसका कोई पब्लिक से कनेक्ट नहीं है, और विभा पटेल जो है 24 घंटे कनेक्टेड है जनता से। हर आंदोलन में, हर परेशानी में, चाहे महंगाई का आंदोलन हो, चाहे पेट्रोल की महंगाई का हो, चाहे गैस की टंकी का हो, हर आंदोलन में सड़क पर खड़ी है वो, और जनता के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर वो लड़ाई लड़ रही हैं।
पर भूपेश जी सवाल इस बात का है कि अगर आप जनता के बीच में वो इतनी सक्रिय हैं, जनता के बीच में कांग्रेस इतनी सक्रिय है, तो लगातार भोपाल की जनता कांग्रेस को खारिज क्यों करती है? लोकसभा का चुनाव हुआ, दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज को कल की आई हुई भाजपा की नेत्री ने तकरीबन 4 लाख वोटों से हरा दिया। 10-10 दिन तक पानी नहीं आता, ये आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन भोपाल की जनता महापौर के तौर पर लगातार भाजपा को चुनती आ रही है। पिछले 10-15 साल का रिकॉर्ड ये है। तो आपके दावों में और चुनाव परिणामों में बड़ा अंतर है, क्या कहते हैं? अंतर नहीं है, ये जो चुनाव परिणाम है जी, ये जो है धार्मिक ध्रुवीकरण के परिणाम है, और जो वास्तविकताएं हैं वो आपको मैं तथ्य के आधार पर बता रहा हूँ। तो इस बार धार्मिक ध्रुवीकरण काम नहीं करेगा, इसके लिए क्या कुछ करेंगे? अभी तो ध्रुवीकरण और ज्यादा दिखता है, कहीं मंदिर का कहीं मस्जिद का झगड़ा दिखता है, हर मस्जिद के अंदर मंदिर खोजे जाने की प्रक्रिया दिखती है। तो ऐसे में तो आपके लिए चुनौती और बढ़ जाती है। नहीं, इन्होंने जो है गेरुआ भांगा पहना के जो है आदमी को उतारा था जी, और उसमें जो है उस गणवेश में जनता चली गई है, ये सबको पता है। बीजेपी खुद परेशान है अपने सांसद से, रोज इनके लिए परेशानियां वो खड़ी करती हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये आज इस चुनाव में नहीं है। तो भूपेश जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और रजनी जी इसका उत्तर आपसे चाहिए। उनका प्रत्याशी तो जो है वो तो अपने आप में एक प्लस पॉइंट उनका है, ऐसा मानना है, पर साथ साथ आपकी सम्मानीय सांसद भी उनके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। इस आकलन के साथ भूपेश जी हैं, क्या करेंगे समाधान? साध्वी प्रज्ञा की समस्या को कैसे सुलझाएंगे आप? पहली बात तो ये है कि कांग्रेस को सौगंध है जिन मुद्दों को लेकर अभी ये भाषण कर रहे थे नुक्कड़ सभा का, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएं। जी, कोरोना में कौन कहाँ था या बाकी योजनाओं का लाभ देने में कौन कहाँ था, राशन कौन दे रहा था या नहीं दे रहा था, सौगंध है कांग्रेस को इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाए, कांग्रेस के नेता इन विषयों पर भाषण करें जी, और आप जरूर इनको देखिएगा और दिखाइएगा। बाद में जब परिणाम आते हैं तो ईवीएम का रोना ना रो जी, ईवीएम का रोना ना रोए। और आप ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं तो भैया ध्रुवीकरण में आप दूसरी तरफ खड़े क्यों दिखाई देते हो? जी, तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंकिंग की राजनीति आप क्यों करते हो? अल्पसंख्यक बहुसंख्यकवाद पैदा क्यों करते हो? आप हर तरफ उसी तरफ हर बार उसी तरफ क्यों खड़े दिखाई देते हो? ये गलती हमारी है कि आपकी है? जी, हम तो जो कल थे वो आज है और कल और रहेंगे, और अपनी विचारधारा पर कल भी अटल थे, आगे भी अटल रहेंगे। अरे रजनी जी इतना जोर से मत बोलिए, कहीं आपकी स्थिति भी नुपुर शर्मा जैसी ना हो पाए। हम लोग बड़े चिंतित रहते हैं, आपके प्रति बड़ा सद्भाव रखते हैं, इसलिए इस दिक्कत को समझिए। आजकल मामला बिगड़ जाता है, कब भाजपा अपने प्रवक्ताओं से अपना पक्ष रखने वालों के प्रति कोई दूसरी बात कर दे, डर जाते हैं। आप नुपुर शर्मा वाली स्थिति में ना आए, बड़ा डर लगता है हमें। डॉक्टर साहब मेरे कंसेप्ट क्लियर हैं, मेरे को पता है मुझे क्या बोलना है और क्या मेरी गरिमा, क्या मेरी मर्यादा है, मैं जानता हूँ, इसलिए उसकी चिंता आप ना करें। मैं कह रहा हूँ विकास के मुद्दे पर आ जाए, चुनौती है, जन कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दे पर आ जाए, चुनौती है, कांग्रेस को बात कर ले। हम 70 सालों से तुलना कर लेंगे, 5 साल की तुलना कर लेंगे, छोड़ दीजिए आप बाकी हमारे 15 साल, हम 5 साल की तुलना कर लेंगे 70 साल से। और फिर कहते नहीं ये तो सरकार का काम है। अरे सरकार का काम है, जब आप सरकारों में थे तब क्यों नहीं किया आपने? तब गरीबों की और आवास की योजना क्यों नहीं दी? प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता योजना तब क्यों नहीं दी? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तब काम क्यों नहीं किए? आपने तमाम प्रकार की जरूरतों जो मध्यम वर्ग की थी तब क्यों नहीं की? तब का नींद में थे या नशे में थे? मैं वैसी कुंठित और इस प्रकार की विकृत राजनीति नहीं करता, ना वैसे शब्द तो बोलता हूं, लेकिन इनके नेता कार्यकर्ता प्रवक्ता ये बताएं मुद्दों पर कि किन मुद्दों पर चर्चा करनी है। आपको हिंदुत्व पर और तुष्टीकरण की राजनीति पर मुद्दे पर चर्चा करनी है, विकास के मुद्दे पर करनी है, प्रत्याशियों के ऊपर चर्चा करनी है, जिन मुद्दों पर करनी हो करें। ये दलीय लोकतंत्र है। भूपेश जी किस पर बात करना चाहते हैं उसमें तो मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं प्रत्याशी के मुद्दे पर जरूर आपसे बात करना चाहता हूँ रजनी जी, और आपसे समझना ये चाहता हूँ, एक तरफ विभा पटेल हैं और दूसरी तरफ मालती राय हैं। अगर रजनीश अग्रवाल जी से ये सवाल किया जाए कि थोड़ा बताइए विभा पटेल के मुकाबले मालती राय किन मामलों में बेहतर हैं, तो उसके लिए रजनीश अग्रवाल जी क्या तर्क देंगे? बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे जानना चाहेंगे। मालती राय भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के नाते, नगर सरकार के नाते, प्रदेश सरकार के नाते और केंद्र सरकार के नाते विकास करवाने में सक्षम रहेंगी। विकास की योजनाओं को तेज गति से चलाने के लिए तत्पर रहेंगी। वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, महापौर बनने के बाद में डबल और ट्रिपल इंजन से काम करेंगी।
ये केवल और केवल भारतीय जनता, चूंकि दलीय लोकतंत्र है, ये केवल प्रत्याशी के आधार पर नहीं होना, यहाँ दल का महत्व है, यहाँ सिंबल पर चुनाव हो रहा है, पार्टी का भी महत्व है, पार्टी की सरकारों का महत्व है। हमारी अर्बन डेवलपमेंट की जो स्कीम्स है, शहरी विकास की जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार की हो, प्रदेश की शिवराज सरकार की हो, उनकी योजनाओं को वो वाहक बनेगी, संवाहक बनेगी, कांग्रेस की तरह रोकने का काम नहीं करेंगी, भ्रष्टाचार नगर निगम को दलालों का अड्डा नहीं बनाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मालती राय अच्छी हैं, रहेंगी और सिद्ध होंगी। जनता को भारतीय जनता पार्टी। तो कुल मिला के मेरा सवाल मालती राय को लेकर था और रजनीश जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि मालती राय पर मत जाइए, इस बात पर जाइए कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, इसलिए मालती राय क्या है इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते वो क्या कुछ नहीं कर देंगी अगर चुन ली गई, इस पर हमें रजनीश जी ने बताने की चेष्टा की। पर मैं ये समझना चाहता हूँ रजनीश जी आपसे एक संक्षिप्त टिप्पणी कि शिवराज सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? क्या आपका कहने का आशय ये है कि अगर विभा पटेल को भोपाल की जनता मेयर चुन लेगी तो यहाँ पर विकास कार्य नहीं होंगे क्योंकि आप होने नहीं देंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि भाजपा के मुख्यमंत्री के तौर पर व्यवहार करेंगे? क्या आपकी बातचीत का मायना यह है या आप कहते हैं कि नहीं वो राजधर्म का पालन करेंगे, मेयर कोई भी हो, भोपाल के विकास के संदर्भ में, शहर के विकास के संदर्भ में मुख्यमंत्री के तौर पर किसी पक्षपात की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए? कहाँ खड़े हैं आप? नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट कहा है, मैं फिर दोहरा देता हूं, कांग्रेस का प्रत्याशी दलालों का अड्डा नगर निगम को बनाने का काम करता है, सरकार की योजनाओं को रोकने का काम करता है। पवन देवलिए, मैं आपके पास जाना चाहता हूं, विभा पटेल जी के संदर्भ में रजनीश अग्रवाल जी का कहना है कि कांग्रेस का प्रत्याशी नगर निगम को दलालों का अड्डा बना देगा। आपने विभा पटेल के 5 साल के कार्यकाल को देखा है, आपकी टिप्पणी, क्या विभा पटेल का मेयर होना इस आशंका को जन्म देता है? इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हिमांशु जी, विभा पटेल एक चर्चित चेहरा है कांग्रेस की और उनका कार्यकाल हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा कार्यकाल माना जाता है भोपाल नगर निगम के उसमें। मुझे याद आता है विभा पटेल को जब उमा भारती की 2003 में सरकार आई थी तो किसी कानून के तहत इनको हटाया गया था और इनकी जगह भाजपा की एक पार्षद को जो है महापौर बनाया गया था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो है किसी न किसी तरह की वो एक संभावना है कि विभा पटेल कांग्रेस का बड़ा नेतृत्व कर सकती हैं आगे चलकर। महापौर का चुनाव जीतने के बाद लोकसभा में भी प्रत्याशी बनाई जा सकती हैं। और भारतीय जनता पार्टी में एक भय का वातावरण इसलिए भी है कि बहुत बहुचर्चित चेहरा है विभा पटेल, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, 5 साल खुद महापौर रही हैं और जनता के बीच में हमेशा सक्रिय रही हैं। ये हम और आप सब लोग जानते हैं, रजनीश जी भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। ये कहना है विभा पटेल एक संभावना है, लेकिन भूपेंद्र गुप्ता जी, क्या आपको नहीं लगता है कि आपका 15 महीने का कार्यकाल विभा पटेल को भारी पड़ने जा रहा है? रजनीश अग्रवाल जी ये बताना चाह रहे हैं, कमलनाथ जी के संदर्भ में ये बात शिवराज सिंह चौहान जी सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि कमलनाथ जी जब तक मुख्यमंत्री रहे वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिए थे। उन्हीं की बात को उनके समर्पित कार्यकर्ता रजनीश जी यहाँ बता रहे हैं कि जैसे कमलनाथ जी ने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था इनके अनुसार, वैसे ही कांग्रेस का प्रत्याशी अगर जीत गया तो यहाँ का नगर निगम भी वैसा ही हो जाएगा। क्या कहते हैं भूपेंद्र जी आप? रजनीश जी बड़ी मुखर तरीके से ये बात कह रहे हैं। आपका जो सुधीमान चैनल है जी और जो सारे अखबार हैं प्रदेश के, आप 4 महीने के अखबार उठा लें, आपके चैनल की आप जो है जो रिपोर्ट्स हैं वो पलट के देख लें। रोज मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के ज्योग्राफिकल इंडेक्स में कहीं से भी गांव गांव देहात देहात करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं जी। पूरे प्रदेश को दलालों का लूट का अड्डा बना दिया जिस सरकार ने। इनके नकली ओएसडी पकड़े जा रहे हैं धंधा करते हुए, इनके जो है नकली मंत्रियों के जो है एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं गांव गांव से, इन्हीं की सरकार पकड़ रही है। बड़े कमाल की स्थिति मध्य प्रदेश की है। एक सरकार में रहते हुए बताया जाता है कि मंत्रालय दलालों का अड्डा बन गया, दूसरा दल बता रहा है कि इनकी सरकार होने से गांव गांव दलालों का अड्डा बन गया। तो कुल मिला के क्या मध्य प्रदेश की पहचान दलालों के अड्डे के तौर पर हो गई है? इस पर जिम्मेदार राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। बहरहाल भोपाल के संदर्भ में स्थिति साफ है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, दूसरी तरफ विभा पटेल के रूप में कद्दावर चेहरा है। संगठन बनाम व्यक्ति की लड़ाई के अंतर्गत ही फैसला होगा, क्योंकि मालती राय से ज्यादा जोर रजनीश अग्रवाल जी का अपने संगठन और अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के संदर्भ में है।
लेकिन हमारे पास एक सीट के संदर्भ में बातचीत और बाकी है, वो है सागर के संदर्भ में। सागर बड़ा पसंदीदा क्षेत्र है रजनी जी का। रजनी जी, वहाँ से आपकी पार्टी ने संगीता तिवारी जी को प्रत्याशी बनाया है। उनको जब प्रत्याशी बनाया जाता है तो उसके साथ उनके पति का उल्लेख किया जाता है। थोड़ा संगीता तिवारी जी की उम्मीदवारी के संदर्भ में भी रोशनी मिले। मालती राय जी के संदर्भ में तो आपने बहुत कुछ बताने की कोशिश की, क्या उसी को कट पेस्ट कर ले, या आप संगीता तिवारी जी के संदर्भ में हमें और बेहतर जानकारी देने के लिए तत्पर हैं? ये देखिए, उनके संदर्भ में ये खूबियां हैं। देखिए, कट पेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब लोकल बॉडीज का चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर वहां के समीकरण, वहां के अपने राजनीतिक और सामाजिक जो तमाम प्रकार के ताना बाना है, उसका अपना महत्व बढ़ जाता है। दोनों के रिजर्वेशन अलग होते हैं, वहां का पूरा फॉर्मेशन अलग है और कंपोजिशन अलग है, और भोपाल राजधानी का अलग है। तो सागर की तुलना भोपाल से आप नहीं कर सकते जी। दोनों का फ्लेवर और कलेवर भी अलग है जी। मुझे लगता है कि जो दोनों आपके पैनलिस्ट हैं वो भी सागर के ही हैं। सागर में जन्मे, मेरा तो जिला मुख्यालय है और मेरी पढ़ाई हुई है, लेकिन ये दोनों तो वहां भली भांति वाकिफ है। इसलिए मुझे नहीं लगता भोपाल की तुलना कटपेस्ट के रूप में सागर से करनी चाहिए। सागर का अपना एक मिजाज है। मैं तो केवल प्रत्याशी की खूबियों के संदर्भ में कटपेस्ट की बात कर रहा था कि जो आपने मालती राय जी के लिए खूबियां बताई, क्या संगीता तिवारी के लिए भी आप उन्हीं खूबियों से काम चलाएंगे या उससे इतर भी हमें कुछ बताएंगे? ये था मेरा। जी रजनी जी। डॉक्टर साहब बोलने तो दिया कीजिए, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो जब समाज का वैसा मिजाज होगा, वैसा प्रत्याशी चुनेंगे जी, वैसा प्रत्याशी देंगे, उसी प्रकार की रचना होगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने सागर में संगीता सुशील तिवारी जी को प्रत्याशी बनाया है। सोच समझ कर बनाया है, विचार विमर्श करने के बाद बनाया है, और आने वाला परिणाम ये स्पष्ट कर देगा, बता देगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस की ओर से सुनील जैन जी की पत्नी निधि जैन जी आई है, उनको न केवल परास्त करेंगी बल्कि बड़ी तादाद में हराने का काम भी, बड़ी अंतर से हराने का काम करेंगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ में न केवल भारतीय जनता पार्टी के कमिटेड कार्यकर्ता हैं, बल्कि कांग्रेस का भी एक खड़ा अपनी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाला है। अब देखिए, मैंने रजनी जी कहीं बीच में नहीं टोका, पर फिर भी आपने एक लफ्ज संगीता तिवारी की खूबी के संदर्भ में बोलने की कोशिश नहीं की। फिर दोहरा देता हूं अपना सवाल, कहीं आप भूल ना जाए। संगीता तिवारी जी को प्रत्याशी बनाया, क्यों बनाया? कुछ तो खूबियां बताइए जिससे मतदाताओं में संदेश जाए कि देखिए रजनीश अग्रवाल जी ने कितनी खूबियां बताई हैं प्रत्याशी के संदर्भ में। कुछ तो बताइए सर। मैंने बताया, आपने समझने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर आप चाहते हैं कि एक फॉर्मेट में उत्तर आए, मैं वो नहीं देने वाला। मैंने बताया कि वहां का समाज का कम। अच्छा, मैं तो समझ नहीं पाया। मैं अपनी बुद्धि के संदर्भ में स्वीकार कर लेता हूँ, थोड़ी बुद्धि की कमी मुझ में होगी, लेकिन पवन देवलिया जी तो वहीं के जन्मे हैं, स्वयं रजनीश ने बताया है, वहां की राजनीति को बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। पवन जी, आप समझ पाए कि रजनीश जी ने क्या बताया संगीता तिवारी की, वो कौन कौन सी खूबियां हैं जो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन आप समझ लिए? ऐसा रजनीश जी का दावा है कि उन्होंने बता दी है। आप समझ पाए वो खूबियां? देखिए, रजनीश जी जो है वो हमें लगता है बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि संगीता तिवारी जो है भाजपा के एक नेता हैं, सुशील तिवारी उनकी वाइफ है, इसके अलावा कुछ नहीं है जी। अब भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव में फंस चुकी है बुरी तरह, क्योंकि उन्होंने वर्तमान के जो भाजपा विधायक हैं तीसरी बार के शैलेंद्र जैन, उनकी भाभी को कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया। शैलेंद्र जैन के चुनाव में उनके भाई, छोटे भाई सुनील जैन भीतर से संचालन करते थे, ये सभी को पता है कि उनकी जो रणनीति जीतने की बनाते थे वो सुनील जैन बनाते थे। अब परिस्थितियां बहुत बिगड़ चुकी हैं सागर की, क्योंकि जब शैलेंद्र जैन के से सवाल पूछा जा रहा है बार बार कि अब आप क्या करेंगे, तो ऐसी परिस्थितियों में भाजपा ने भी एक दांव खेलने की कोशिश की, ब्राह्मण चेहरे को उम्मीदवार बनाने की। भारतीय जनता पार्टी के पास ब्राह्मण चेहरे बहुत थे, लेकिन दमदार कद्दावर चेहरा कोई नहीं था, तो वो कद्दावर चेहरा के रूप में सुशील तिवारी को चुना गया। तो सुशील तिवारी 2 चुनाव उनके खिलाफ लड़ चुके हैं, शैलेंद्र जैन के खिलाफ। ऐसी परिस्थितियों में उनकी भाभी के खिलाफ शैलेंद्र जैन सुशील तिवारी की पत्नी को, संगीता तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी या रजनीश जी के पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है उनकी। वो एक घर की गृहिणी है जिन्होंने कई भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलते हुए अपना दावा किया और उनको टिकट मिल गया। तो मुझे लगता है कि चुनाव जो है कार्यकर्ता नहीं, वो तो केवल जो है दम कम वाला चुनाव बना दिया है सागर में। कार्यकर्ता बहुत पीछे हैं। कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी, निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी,
ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई। हमें लगता है कि रंजीत जी बहुत अच्छे समझ पाएंगे कि संगठन में क्या चर्चा हुई, किन परिस्थितियों में संगीता तिवारी को प्रत्याशी संगीता तिवारी को प्रत्याशी बनाएगा। लेकिन मेरी भूपेश गुप्ता जी से शिकायत है, भूपेश जी ये सियासत का कौन सा तरीका है भाई आपका? घर में ही फूट डलवा दिया आपने। शैलेंद्र जैन इतने सम्माननीय विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपको कांग्रेस पार्टी में और कोई नेता नहीं मिला जैसे प्रत्याशी बनाते। आपने भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय विधायक की भाभी को ही प्रत्याशी बनाना क्यों मंजूर किया? भाजपा से ऐसा क्या प्रतिशोध आपको लेना था? भाजपा से ऐसा आपको क्या नाराजगी थी? ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। देखिए, भाजपा से तो जो नाराजगी पूरे देश की नाराजगी है जी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण है जी। भारतीय जनता पार्टी अभी तो ये बड़े उचक उचक के कह रहे थे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जी। इनके पास विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के पास कहीं भी उम्मीदवार नहीं जी। सागर में जिन लोगों की पत्नियों के लिए ये ढूंढ रहे थे वो सारे नेता कांग्रेस से आए हुए नेता थे जी। चाहे सुखदेव मिश्रा की पत्नी, चाहे सुशील तिवारी की पत्नी, और इनने 4-5 कांग्रेसियों की पत्नी में से एक की पत्नी को चुन लिया है जी। इनसे पूछो तो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कहाँ हैं जी। और ये बोल इसलिए नहीं पाएंगे कि इन्हें वहां से लोकसभा की लपक लगी हुई, ये सागर से लड़ना है भाई साहब को जी। तो ये कोई भी कमेंट टिप्पणी करेंगे नहीं जी। मगर इनसे पूछो क्या भैया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की पत्नियां नहीं है जिन्हें ये टिकट दे सकते थे? जी। ये वहां भी कांग्रेसियों के घर में घुस रहे हैं। सुशील तिवारी पुराने कांग्रेसी हैं, सुखदेव मिश्रा पुराने कांग्रेसी हैं, एक बेचारा ओरिजिनल बीजेपी वाला मांग रहा था, वो अनिल तिवारी की उसको इन्होंने जो है खारिज करके जो है डस्टबिन में डाल दिया। चंदा उससे लेते हैं, पैसे उससे लेते हैं और कार्यक्रम उससे करवाते हैं और उसको फेंक दिया कचरे की ढेरी में। तो ये तो इन्हें बताना है कि ये इनकी कौन सी नीति है। ये तो भूपेश जी बहुत दुखी है रजनीश जी, आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं। देखिए ना भूपेश जी का दर्द छलक छलक जा रहा है। बोले जितना कुछ भी उपकार करना है आप सारा कांग्रेसियों के संदर्भ में करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे भूपेश जी के दर्द के संदर्भ में, पीड़ा के संदर्भ में? अरे भैया, कार्यकर्ताओं की जितनी परिभाषा है और चिंता भाजपा के संदर्भ में बता रहे हैं उसकी 10% भी कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की चिंता कर लेती तो मुझे लगता है कांग्रेस कहीं ठिकाने पर होती। लेकिन कांग्रेस की दुर्गति इसीलिए है कि ये परोपदेश कुशल बहु तेरे की कहावत को ये उजागर करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा चुनाव में कई प्रकार के राजनीतिक समीकरण होते हैं। उस दृष्टि से कोई फार्मूला नहीं है कि फार्मूला से डालो और फार्मूला से निकालो। कई प्रकार के समीकरण होते हैं, कई प्रकार की रणनीतियां होती हैं। प्रत्याशी उस दृष्टि से भी डॉक्टर साहब तय करने होते हैं, केवल इसलिए नहीं होते कि आप ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के साथ डिपार्टमेंटल प्रमोशन होगा ही। ये कोई आईएएस है तो इसका स्थान में इस डीपीसी और इसमें फलाना इस अधिकारी के कर्मचारी की, ये ऐसा नहीं है। राजनीति है, राजनीति में राजनीतिक सामाजिक समीकरण तमाम प्रकार के रणनीतिक पहल करनी होती है और उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने भी की है जी। और पवन जी जानते हैं कार्यकर्ताओं में भी कई कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ता, जोरदार कार्यकर्ता जी, उनकी पत्नी भी और स्वयं कार्यकर्ता के नाते भी जो पदाधिकारी है। लेकिन कई बार मैंने कहा कि रणनीतिक और राजनीतिक निर्णय लेने होते हैं, जीत के लिए भी आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए कई बार कई लोग पीछे अपने आप को करते हैं और हमें इस प्रकार का निर्णय सामने करना पड़ता है और जीतेंगे। हम जीतेंगे। रजनीश अग्रवाल जी ने मर्म की बात आखिरी में कही। देखो, कुल मिलाकर बात है कि हम जीतेंगे। जीतने के लिए फैसले करने होते हैं। जब चुनाव नहीं होता है तब हम ये बताते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता का सम्मान है, लेकिन जब चुनाव का समय होता है उस समय सम्मान से काम नहीं चलता। उस समय समाधान खोजना होता है और समाधान इस रूप में खोजा जाता है कि किससे हमारा काम बन सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी चयन के अंतर्गत समाधान को खोजने की कोशिश की और उसके तहत प्रत्याशियों का चयन किया है। कार्यकर्ताओं को भले ही कुछ नाराजगी हो जाए, लेकिन ध्येय ये था कि हमें चुनाव हर हाल जीतना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस महापौर के चुनाव के संदर्भ में मानना है कि इतिहास जो भी रहा हो पर भविष्य वैसा नहीं रहेगा। भले ही पहले 16 की 16 सीटें जीतने में भाजपा सफल रही हो, पर इस बार कहानी दूसरी होगी। कांग्रेस के कुछ नेता तो दावा ये भी कर दे रहे हैं कि सभी 16 सीटें कांग्रेस जीतेगी, पर उस दावे पर नहीं जाते हैं। पर क्या कांग्रेस कुछ सीटें जीतेगी, इसमें जरूर हमारी दिलचस्पी है। 2023 के संदर्भ में सेमीफाइनल के तौर पर जिस महापौर चुनाव को देखा जा रहा है वो दिलचस्प होता हुआ दिख रहा है। जो दिलचस्पी हमें इस डिबेट के अंतर्गत दिखाई दी है, क्या वैसी चुनाव के दौरान भी बरकरार रहेगी, इस पर भी हमारा निगाह बनी रहेगी। बहरहाल आप तीनों मेहमानों को धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। दोस्तों, अब समय है विदा लेने का, लेकिन हमारी चर्चा अभी पूरी नहीं हुई है। कई सीटें अभी बाकी हैं जिसके संदर्भ में
हम कल फिर बात करेंगे। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं 7 बजे इसी विषय पर आगे की बातचीत के लिए। तब तक के लिए सादा प्रणाम। मिश्रा जी। जी सर।